ए रेकॉर्ड ऑफ अ मॉर्टल्स जर्नी टू इमॉर्टैलिटी अर्थात एक नश्वर की अमरता की यात्रा का अभिलेख। अध्याय 1011 से 1020। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड। अध्याय 1011। एक विशाल कड़ाही विशाल हॉल के भीतर लाल धुंध फैली हुई थी और लौ के 1 दर्जन स्तंभ भीतर खड़े थे। प्रत्येक के चारों ओर एक लाल रंग का ड्रैगन लिपटा हुआ था। वे सभी लाल धुंध की धाराएं उगल रहे थे, जिसने केंद्र में एक विशाल कड़ाही को पूरी तरह से ढक लिया था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। कड़ाही स्वयं 20 मीटर ऊंची थी और साधारण रूप से सजी हुई दिखाई देती थी। यह उनके द्वारा अब तक देखी गई सबसे बड़ी भट्टियों में से एक थी। लेकिन हान ली जिस बात से आश्चर्यचकित था वह ये थी कि लाल धुंध ने उसे झुलसा दिया था, जिससे उसके मूल रंग का सारा निशान पूरी तरह से मिट गया था। यहाँ तक कि 100 मीटर दूर से भी वह इसकी ज्वालामुखीय गर्मी को महसूस कर सकता था। जब से उसने हॉल में प्रवेश किया, उसका मुंह रेत की तरह सूख गया और उसकी त्वचा पर ऐसा महसूस हुआ जैसे उस पर जलती हुई सुइयों से हमला किया जा रहा हो। यदि यह सुरक्षात्मक रोशनी तुरंत उसके चारों ओर अवरोध पैदा न करती तो उसे बहुत नुकसान होता। हालांकि इससे उन्हें बहुत खुशी हुई। उसकी नजर नरक से होते हुए तुरंत कड़ाही पर केंद्रित हो गई। यह पूरी तरह से शांत था और गड़गड़ाहट की आवाजें निकाल रहा था। अपने उपकरण शोधन अनुभव से वह बता सकता था कि यह शोधन की प्रक्रिया में था। अब वह जानता था कि वह खाली हाथ नहीं लौटेगा। एक उथली सांस लेते हुए हान ली फुर्ती से धाराओं के माध्यम से फिसल गया और आसानी से वस्तु की ओर अपना रास्ता बना लिया। 20 मीटर दूर उसने अपने कदम धीमे कर दिए और धीरे धीरे इसके चारों ओर चक्कर लगाया, इसकी आश्चर्यजनक अग्नि युक्त आध्यात्मिक शक्ति को महसूस करते हुए। इसके अंदर जो कुछ भी था, उसके परिशोधन में बिताए गए वर्षों की संख्या को देखते हुए ये निश्चित था कि इसमें कुछ अज्ञात परिवर्तन हुए होंगे। वह काफी उत्सुक था, लेकिन लापरवाही से इसे खोलने का उसका इरादा नहीं था। 1 दर्जन बार इसे घेरने के बाद वह हॉल के अन्य क्षेत्रों पर विचारपूर्वक नजर डालने लगा। ये देखते हुए कि खंभे और कड़ाही असंख्य वर्षों से सक्रिय थे, निश्चित रूप से एक शाश्वत रूप से सक्रिय जादू का निर्माण हुआ था। जब तक वह नियंत्रण तंत्र का पता लगा लेता है और उसे नष्ट कर देता है, तब तक आग की लपटें समाप्त हो जानी चाहिए और उसे खजाना लेने की अनुमति देनी चाहिए। चूंकि प्रतिबंध का उद्देश्य हॉल पर नियंत्रण था, इसलिए इसे जरा भी छुपाया नहीं गया था। कड़ाही पर और अधिक ध्यान देते हुए उसने अपना हाथ उठाया, जिससे हॉल के एक साधारण कोने पर सोने की 3 मीटर लंबी लकीर निकल गई। एक तेज धमाके के साथ कोना सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा और खंभे कुछ देर के लिए हिल गए, इससे पहले कि उनकी धाराएं रुक जाएं। जब रोशनी कम हुई तो 3 मीटर बड़ा छेद दिखाई दिया। कुछ गठन प्लेट के टुकड़ों ने इसे घेर लिया था और एक छोटी सी सुनहरी तलवार आलसी होकर ऊपर तैर रही थी। हान ली मुस्कुराए और अपना हाथ लहराया और चिल्लाते हुए उड़ती हुई तलवार को अपनी आस्तीन में वापस ले लिया। खंभों से पुनः पूर्ति के बिना लाल धुंध धीरे धीरे गायब हो गई। उसने तुरंत विशाल कड़ाही पर ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय अपना ध्यान जमीन पर केंद्रित किया। उसकी आंखों से नीली रोशनी चमकी और चेहरे पर आश्चर्य। जादू का गठन अब ठीक नहीं होने के कारण उन्होंने देखा कि लाल रंग का एक समूह 100 मीटर नीचे रखा हुआ था। पूरे हॉल का निर्माण पृथ्वी अग्नि के एक विशाल कुंड के ऊपर किया गया था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वे इस तरह के ऑपरेशन को इतने लंबे समय तक जारी रखने में सक्षम क्यों थे। फिर भी अपनी ब्राइट साइड स्पिरिट आइज का उपयोग करते हुए उसने अपनी नजर कड़ाही की ओर घुमाए और पहले ये देखने का फैसला किया कि अंदर क्या है। इससे वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। वहां जो कुछ भी था वह नीचे पृथ्वी अग्नि के कुंड से भी अधिक कठोर लाल था। लेकिन इससे पहले कि वह स्पष्ट रूप से पहचान सके कि यह क्या है, कड़ाही अचानक कांपने लगी। एक चटकने की आवाज के बाद कड़ाही के चारों ओर लाल रंग की आग की एक परत एक बार फिर भड़क उठी। हान ली ने आश्चर्य से अपना मुंह खोला। एक पल के विचार के बाद ये सुखद आश्चर्य में बदल गया।
अनकहे वर्षों के शोधन से गुजरने के बाद इसने पृथ्वी अग्नि के सार को एक भयानक डिग्री तक अवशोषित कर लिया, जो मूल रूप से एक साधारण जादुई उपकरण था, उसे एक भव्य अग्नि विशेषता खजाने में बदल दिया। लंबे समय तक मौलिक क्यूई के बार बार संपर्क में आने से ऐसा प्रभाव होता है, लेकिन ऐसा होना संयोग और सरासर भाग्य की बात थी। अतीत में कुछ संप्रदायों ने कुछ उच्च श्रेणी के खजाने बनाने के प्रयास में इस पद्धति का उपयोग करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें इस प्रयास को छोड़ने में देर नहीं लगी। ये सार ऑडियो बुक्स 108 के हृदय में सुरक्षित रूप से निहित है। इस विधि में बहुत अधिक समय नहीं लगा, इसमें लगातार कई पीढ़ियों के निरंतर प्रयास की आवश्यकता होगी। फिर भी की संभावना सफलता अभी भी दयनीय रूप से कम होगी। सफलता के मामले में भी खर्च किए गए समय और संसाधनों की तुलना में ताकत में वृद्धि नगण्य थी। जहां तक यहाँ कड़ाही की बात है, उसे यकीन था कि इसे वहां रखने वालों ने इसका इरादा नहीं किया था। ये सबसे अधिक संभावना थी कि कड़ाही अपनी शोधन प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बिंदु पर थी और प्रभारी कृषक इसे रोकने में सक्षम नहीं थे। किसी भी बेहतर विकल्प के अभाव में उन्होंने पहाड़ को खाली करने से पहले संचालन जारी रखने की अनुमति देने के लिए वर्तनी गठन को सक्रिय कर दिया। उन्होंने शायद ये सोचा था कि वे बाद में वापस लौट सकेंगे। निस्संदेह ऐसी कोई घटना कभी नहीं हुई। परिस्थितियों के बारे में सोचते हुए हान ली की आंखें घूम गईं। उसी क्षण उसके शरीर की रक्षा करने वाला आध्यात्मिक प्रकाश चमक उठा, जिससे वह खुद को बढ़े हुए झुलसा देने वाले तापमान से बेहतर ढंग से बचा सके। कुछ ही समय बाद उसने अपनी भंडारण थैली को थपथपाया और नीले रंग के झंडों का एक बंडल अपने हाथ में ले लिया। उनकी आकृति धुंधली हो गई और झंडे विभिन्न कोनों पर फट गए। फिर वह कड़ाही के सामने आया और मंत्र बुदबुदाने से पहले कई बार उसकी जांच की, जिससे उसके और कड़ाही के चारों ओर नीली रोशनी का अवरोध पैदा हो गया। बर्फ विशेषता अवरोध के भीतर चिलचिलाती हवा बहुत ठंडी हो गई थी। इसके अलावा उसने अपनी स्पिरिट बीस्ट हेली जारी की और अपने दर्जन भर 6 पंखों वाले फ्रॉस्ट सेंटीपीड्स को बुलाया। वे चतुराई से इधर उधर चक्कर लगाते रहे और अंततः कड़ाही के ऊपर एकत्रित हो गए और अपनी शक्ति जमा करते हुए धमकी भरे इशारे करने लगे। जब हानली ने ये देखा तो वह निश्चिंत हो गया और कड़ाही तक पहुंचने से पहले अपने हाथों को बैंगनी आग की एक परत में ढकने के लिए एक साथ थपथपाया। एक बड़ा बैंगनी हाथ उसके ऊपर दिखाई दिया और उसने चुपचाप उसका ढक्कन पकड़ लिया। वह कांप उठा और उसके चारों ओर का नरक कई गुना बढ़ गया। पलक झपकते ही वह एक पक्षी में तब्दील हो गया जो बैंगनी हाथ की ओर उड़ गया। जब उन्होंने संपर्क बनाया तो एक अजीब सी ध्वनि निकली और लाल बैंगनी रोशनी एक साथ चमक उठी। पक्षी ने कुछ देर के लिए हाथ रोक लिया। जब उन्होंने ये देखा तो उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव प्रकट हुआ और उन्होंने एक नर्म आदेश दिया। जब कनखजूरों ने ये सुना तो उन्होंने तुरंत सफेद क्यूई की एक धारा उगल दी, जिसने लौ पक्षी, कड़ाही और बैंगनी हाथ को एक ही बार में ढक दिया। इस बीच उसने अपना हाथ अपनी पर्पल एपेक्स फ्लेम्स से बनी मुट्ठी तक उठाया और उस पर जादू की सील से प्रहार किया, जिससे उसका आकार 2 गुना हो गया। आसपास के हिम्मत क्यूई की ताकत बढ़ने के साथ हाथ लौ पक्षी को कुचलने और कड़ाही को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने में सक्षम था। मास्टर लेस यह कोई और प्रतिरोध पेश नहीं कर सका। जैसे ही उसका ढक्कन हवा में 10 मीटर तक आसानी से टकराया, एक धीमी आवाज हुई और भीतर से लाल रोशनी चमक उठी। जैसे ही हानली ने जांच करने के बारे में सोचा, उसने तुरंत एक अप्रिय चीख सुनी, जिसके बाद अंदर से एक लाल रंग की रोशनी निकली। यह अत्यंत तेजी से हॉल के शीर्ष तक पहुंच गया। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, 2 कनखजूरों के बीच से जबरन गुजर गया। एक धमाके के साथ लाल रंग की रोशनी नीले प्रकाश अवरोध के शीर्ष पर गिरी। एक पल के ठहराव में इसने तेजी से एक छेद को पिघला दिया। वह बहुत घबरा गया और प्रकाश को भागने से रोकने के लिए तुरंत आगे बढ़ा। उसने अपनी उंगलियां हिलाई और पूरी सटीकता के साथ उसकी ओर 1 दर्जन नीला तलवार की धारियां छोड़ी। वे सभी सच निकले। प्रत्येक लहर ने लाल रंग की रोशनी को मंद कर दिया, जिससे अंततः वह ढहने के कगार पर पहुंच गई। उसे पता था कि मामला बदतर हो गया है और वह एक अलग दिशा में कांप रहा है।
लेकिन अचानक उसके पीछे से बैंगनी रोशनी चमकी और एक बड़े हाथ ने बिजली की गति से उसे पकड़ लिया। फिर यह अपने कब्जे में लिए गए सामान के साथ हान ली के पास लौट आया। ऐसा लग रहा था जैसे कड़ाही ने प्रतिरोध करने की शक्ति खो दी है। न केवल बादलों की गड़गड़ाहट बंद हो गई बल्कि आग की लपटें भी गायब हो गई। सेंटीपीड के हिम्मत क्यूई के साथ ये क्रिस्टलीय बर्फ के एक खंड में बदल गया था। हालांकि हानली को उस रोशनी में अधिक दिलचस्पी थी जिसे उसका बैंगनी हाथ पकड़ने में कामयाब रहा। उसने अपने सामने लाई गई वस्तु को घूरकर देखा और आश्चर्य से बुदबुदाया, ग्रेटसन एसेंस फायर। हालांकि उन्होंने अपने दिमाग से एक मधुर और परिचित आवाज भी सुनी, ये ग्रेटसन एसेंस फायर नहीं है, बल्कि इसका समान रूप से प्रसिद्ध समकक्ष ग्रेट यिन ट्रू फ्लेम है। नश्वर संसार की 3 सच्ची आध्यात्मिक ज्वालाओं में से एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 1012, ग्रेट यिन ट्रू फ्लेम। हान ली के दिल में खुशी उमड़ पड़ी और उसने शांति से पूछा, सिल्वर मून तुम्हारे पास है? जाग गया। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। सिल्वर मून ने धीरे से कहा। जैसे ही मास्टर ने हॉल में प्रवेश किया मैं जाग गया। कई वर्षों के स्वास्थ्य लाभ के बाद मैं मुश्किल से ही ऐसा कर पाया हूँ। मुझे डर है कि मैं जल्द ही मास्टर की सहायता नहीं कर पाऊंगा। क्या आपकी आध्यात्मिक समझ को कोई क्षति पहुंची? हान ली को हल्का सा महसूस हुआ कि उसके स्वर में कुछ गड़बड़ है और वह भौहें सिकोड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सका। सिल्वर मून ने जबरदस्ती हंसते हुए जवाब दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे सोते समय अपनी यादों का केवल एक हिस्सा ही याद आया है और मैं थोड़ा असहज महसूस कर रहा हूँ। हान ली ने आश्चर्य से अपनी भौहें उठाई। क्या आपने अपनी यादों का एक हिस्सा पुनः प्राप्त कर लिया है? सिल्वर मून ने एक लंबी आह भरी और उदास स्वर में कहा, हाँ। ऐसा लगता है जैसे यादें पूरी तरह से किसी और की हैं। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद हान ली ने सांत्वना देते हुए कहा, यह अच्छा है कि आप अपने अतीत को याद करने में कामयाब रहे। शायद समय के साथ तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। शायद। सिल्वर मून धीरे से बुदबुदाया। हाँ, आपने बताया कि यह ग्रेट यिन ट्रू फ्लेम है, क्या ये सही है? हान ली ने तब आश्चर्य से छोटे लाल रंग के फायरबर्ड को देखा जिसे उसने पकड़ लिया था। पक्षी पूरी तरह सजीव और बुद्धिमान दिखाई दिया। सिल्वर मून ने सावधानी पूर्वक समझाया, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह यिन फ्लेम एसेंस की एक गेंद है। अगर मुझे सही से याद है तो ट्रू फ्लेम की यह गेंद अपने अस्तित्व का सबसे निचला स्तर होनी चाहिए, अन्यथा इसे मात्र क्यूई तलवार से इतनी आसानी से नहीं गिराया जा सकता था। लेकिन ये सौभाग्य की बात है कि यह ग्रेटसन एसेंस फ्लेम नहीं था। ये लॉ पर्पल एपेक्स फ्लेम्स की तुलना में काफी कमजोर है क्योंकि यह हाल ही में जीवंत हुई है, लेकिन इसमें अत्यधिक ठंडक की संभावना है। यदि यह ग्रेटसन एसेंस फ्लेम्स होती तो निम्नतम ग्रेड भी अपनी पूरी क्षमता लाने और भागने में सक्षम होता। जब ग्रेट यिन ट्रू फ्लेम का पोषण किया जाता है तो इसमें आपके पर्पल एपेक्स फ्लेम्स से भी अधिक शक्ति आ जाएगी। यह नश्वर दुनिया में 3 सच्ची आध्यात्मिक ज्वालाओं में से एक के रूप में अपने शीर्षक के योग्य है। और 3 सच्ची आत्मा की लपटें क्या है? मैंने उनके बारे में पहले कभी नहीं सुना। हान ली ने फायरबर्ड को संदेह से देखा। लॉ में से वह केवल बुद्धिमत्ता देख सकता था और इसकी कथित बड़ी शक्ति का कोई संकेत नहीं था। सिल्वर मून ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा, मैंने पहले भी तीनों को एक बार देखा है, लेकिन मुझे विवरण ठीक से याद नहीं है। ऐसा लगता है कि मेरा मन अभी भी अव्यवस्थित है। हान ली की आंखों से एक चमकीली चमक चमकी और उसने चिंतित होकर कहा, चूंकि यह विचार आपके दिमाग में पहले से मौजूद था, इसलिए ये सच होना चाहिए। क्या इस यिन आग को मेरी पर्पल एपेक्स लपटों के साथ जोड़ा जा सकता है? सिल्वर मून ने चेतावनी दी, हालांकि यह संभव होना चाहिए। ग्रेट यिन ट्रू फ्लेम के लिए इसके बजाय पर्पल एपेक्स फ्लेम्स का उपभोग करना बेहतर होगा। आखिरकार ये पहले से ही बुद्धिमान है और इसे बुझाना बर्बादी होगी। प्रतिक्रिया की भी संभावना है। हान ली ने सिर हिलाया, ये कहना उचित है, लेकिन उससे पहले मुझे ट्रू फ्लेम को परिष्कृत करने की आवश्यकता होगी।
चूंकि इसमें बुद्धिमत्ता का अंश है, इसलिए इसे परिष्कृत करना अधिक कठिन होगा। सिल्वर मून मुस्कुराया, इसके अलावा यदि अवसर मिले तो आपको इस लॉ को कुछ ग्रेटसन एसेंस फ्लेम में लेना चाहिए। यिन और यांग के अभिसरण से यह अथाह शक्ति पैदा करेगा। इसकी संभावना है कि ऐसी शक्ति नश्वर संसार में पहले कभी अस्तित्व में नहीं रही होगी। हान ली ने भौहें चढ़ा ली और असहाय होकर कहा, अगर मैं ऐसा कर सका तो यह आश्चर्यजनक होगा, लेकिन मैंने मोनार्क सोल डाइवर्जेंस से सुना है कि यह ऐसी चीज नहीं है जिसे हम जैसे कृषक हासिल कर सके। ऐसा हो सकता है। फिर कुछ झिझक के साथ सिल्वर मून ने संदेह पूर्वक सुझाव दिया, लेकिन चूंकि आपके पास ग्रेट यिन ट्रू फ्लेम है, आप इसका उपयोग दूसरे को पकड़ने के लिए करने में सक्षम हो सकते हैं, क्योंकि उनके स्वभाव परस्पर एक दूसरे का विरोध करते हैं। L1 टेलागून ने ऑडियो बुक्स 108 पर इस अध्याय का पहला प्रकाशन देखा। हान ली को अपने दिल में हलचल महसूस हुई, लेकिन उसने अपना सिर हिलाया और कहा, आइए इस विषय को बात के लिए छोड़ दें। मैं ये भी नहीं जानता कि आखिरकार मुझे ग्रेट यिन ट्रू फ्लेम को परिष्कृत करने का अवसर कब मिलेगा। सिल्वर मून हंसते हुए बोला, मास्टर, लॉ को दूर रखने से पहले उसे किसी प्रतिबंध के नीचे रख देना कैसा रहेगा? अन्यथा यदि आप लापरवाह हैं तो ये बच सकता है। बेशक, हान ली ने हंसते हुए कहा और बैंगनी हाथ को हवा में लहराया। जब वह उसके सिर के ऊपर आ गया, तो उसने अपनी उंगली से बिजली का एक चाप उसकी ओर झटका दिया। पलक झपकते ही बैंगनी आग में लिपटी हुई ज्वाला तेज सुनहरी रोशनी के गोले में बदल गई थी। ये देखकर सिल्वर मून हंस पड़ा। ये बिल्कुल वही तरीका था जिसका वह उपयोग करता था दिव्य बर्फ मोती को प्रतिबंधित किया, लेकिन उसकी वर्तमान खेती के साथ यह अब और अधिक कुशल हो गया था। जल्द ही उसने एक स्कारलेट जेड बॉक्स निकाला और उसे अंदर रख दिया। इसके तुरंत बाद उसका ध्यान अब जमी हुई कड़ाही की ओर गया। हान ली ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा और सोचा, ये कहना उचित है कि सुलगती कड़ाही से यिन की लौका निकलना अजीब है। क्या ऐसा हो सकता है कि यह मूल रूप से एक चमत्कारी हिमानी वस्तु थी और इसका जन्म यिन यांग अभिसरण से हुआ था? सिल्वर मून ने कुछ नहीं कहा, उसे भी यह काफी अजीब लगा। हान ली की आंखें घूम गईं और वह कड़ाही की ओर बढ़ गया। उसकी आस्तीन झपकते ही बिजली का एक झटका उस पर गिरा और उसे सोने के जाल में लपेट दिया। तभी गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक के साथ जाल कड़ा हो गया और उस पर ढकी बर्फ टूट गई। हान ली ने शांति से अपने सामने कड़ाही की जांच की और फिर धीरे धीरे ऊपर तैरता रहा जब तक कि वह उससे 3 मीटर ऊपर नहीं हो गया। हालांकि उड़ान को रोकने वाले प्रतिबंध थे, हान ली अपनी खेती की ताकत के माध्यम से थोड़े समय के लिए उन्हें जबरदस्ती दरकिनार करने में सक्षम था। कड़ाही की लाल बत्ती बहुत पहले ही गायब हो चुकी थी और उसके अंदरूनी हिस्से की स्पष्ट जांच की जा सकती थी। परिणाम स्वरूप उसकी अभिव्यक्ति में हलचल मच गई और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। हवा के झोंके में एक चमकती हुई वस्तु भीतर से निकली, उसकी पकड़ में आने से पहले हवा में एक बार चक्कर लगा रही थी। ये किसी प्रकार का मुट्ठी के आकार का क्रिस्टल था। इसमें गर्म जैद की अनुभूति होती थी और दबाने पर लचीला होता था। हान ली ने भौहें चढ़ा ली और बुदबुदाया, यह क्या है? मास्टर को इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। भले ही यह कोई भी सामग्री हो, इसे परिष्कृत करने में खर्च की गई सहस्राब्दियों को देखते हुए यह पूरी तरह से किसी और चीज में बदल गया होगा। हालांकि ग्रेट यिन ट्रू फ्लेम का इस आइटम से संबंधित होना निश्चित है, इसलिए ये सामान्य नहीं हो सकता। बिल्कुल सच, हान ली मुस्कुराया, जब खाली समय होगा मैं इसका ठीक से निरीक्षण करूंगा। इसके तुरंत बाद उसके हाथ से रोशनी चमकी और वस्तु उसकी भंडारण थैली में रख दी गई। बाद में उसने कड़ाही पर एक और मूल्यांकनात्मक नजर डाली और मंत्रोच्चार करने और उस पर लाल जादू की मुहर लगाने से पहले यह सुनिश्चित कर लिया कि अंदर कुछ और नहीं है। वह तुरंत बड़े पैमाने पर कांपने लगा और उसका शरीर चमकने लगा क्योंकि उसका आकार तेजी से छोटा हो गया। पलक झपकते ही आधा फुट लंबा एक छोटा कड़ाही जमीन पर दिखाई दिया और स्पष्ट और चमकीले छल्लों की एक श्रृंखला जारी की। आकार में सिकुड़ने और अपनी जगह पर लौटने से पहले कड़ाही का ढक्कन अपने आप उड़ गया।
कड़ाही बरकरार रहने से छल्ले और भी तेज हो गए, मानो वह खुश हो। जब हान ली ने कड़ाही की बुद्धिमत्ता देखी तो उसकी आंखें चमक उठी और उसने अपनी आस्तीन झाड़ ली। नीली धुंध ने कड़ाही को उसके हाथ में ले लिया। वह इसे करीब से देखने के लिए अपनी आंखों के सामने लाया और जल्द ही उसका चेहरा भावुक हो गया। फिर उसने एक मंत्रमुग्ध मुद्रा बनाई और ऊपर से नीला प्रकाश चमकाया। छोटी कड़ाही चमकदार लाल रंग की चमक रही थी और ढक्कन खुलने पर अनगिनत मुट्ठी के आकार के फ्लेमबर्ड दिखाई देने लगे, जिनमें से प्रत्येक बदसूरत और पूरी तरह से लाल रंग का था। एक मानसिक आदेश के साथ आग उगलने वाले ये पक्षी बड़ी फुर्ती के साथ आगे पीछे घूमते हुए हॉल के चारों ओर उड़ गए। यह पृथ्वी का अग्निसार था जिसे कड़ाही ने अनगिनत वर्षों से एकत्र किया था। प्रत्येक व्यक्ति किसी सच्चे अग्नि गुण वाले आत्मिक पक्षी से कमतर नहीं था। जब उसने इस क्षमता को देखा तो उसने खुशी के साथ कड़ाही को इकट्ठा किया, क्योंकि उसे युद्ध में उपयोग करने के लिए एक और तरीका मिल गया था। आखिरकार ट्राइफ्लेम फैन बेहतर हो सकता है, इसने बहुत अधिक जादुई शक्ति की खपत की। उन्होंने इसे आसानी से इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन जैसे ही वह जाने वाला था, उसकी नजर दर्जनों लाल रंग के खंभों पर पड़ी और उसका दिल हिल गया। उसने अपनी तलवारें छोड़ दी और उन सभी को उनके आधार पर ही काट डाला। फिर उसने उन सभी को अपनी भंडारण थैली में इकट्ठा कर लिया। हालांकि ये अग्नि ड्रैगन स्तंभ कड़ाही की तरह संवेदनशील नहीं थे, फिर भी उन्होंने पृथ्वी की आग की अनगिनत धाराएं छोड़ी थीं। क्यूई द्वारा एकत्र की गई आग की आश्चर्यजनक मात्रा इन जादुई उपकरणों को कुछ असामान्य बना देगी। उन्हें विश्वास था कि वे सामग्री के रूप में भी मूल्यवान साबित होंगे। हान ली ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि उससे कुछ भी छूट न जाए, आखिरी बार हॉल में देखा और मुस्कुराते हुए बाहर चला गया और क्षेत्र की बाकी इमारतों में खोजने के लिए अपना रास्ता बना लिया। दुर्भाग्य से ये स्पष्ट था कि उन्होंने अपना सारा भाग्य हॉल में बिताया। कुछ सामान्य उपकरण शोधन Z पर्चियों के अलावा उन्हें और कुछ भी उल्लेखनीय नहीं मिला। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 1013। ये न आत्मा संक्षेपण हानली इस कमी से आश्चर्यचकित नहीं थे किसी और लूट का। सुदूर इलाके में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना पहले से ही भाग्यशाली था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। आधे दिन के बाद उसने आखिरी इमारत को देखना समाप्त किया और प्रवेश द्वार पर पत्थर की दीवार पर लौट आया। उसने थोड़ी झिझक के साथ सफेद प्रकाश अवरोधक की ओर देखा। चूंकि वह अपेक्षा से पहले समाप्त कर चुका था, इसलिए उसे अन्य स्थानों को देखने का अवसर मिला, लेकिन इसके अपने जोखिम भी होंगे। इस अध्याय का पहला विमोचन ऑडियो बुक्स 108 पर हुआ। कौन जानता था कि क्या ऐसे अन्य लोग भी होंगे जो जल्दी समाप्त कर लेंगे और ऐसा ही करना चाहेंगे। उसे पुराने शैतान कियान या यहाँ तक कि पवित्र जहर संप्रदाय के बुजुर्गों से डरने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन पहाड़ में प्रवेश करने वाले अग्रदूतों का सामना करना बहुत परेशानी भरा होगा। उसने सोचा कि वे उसे देखते ही हमला कर देंगे, लेकिन अगर उसे कुछ दिनों में सील के स्थिर होने तक यही रुकना पड़े, तो वह बिना किसी बाधा के वापस लौट सकता है। हालांकि वह इस विचार के प्रति पूरी तरह से खुले नहीं थे। इस विचार पर वह हंस पड़े। क्या अन्य लोग इसकी परवाह किए बिना स्पिरिट मेटल हॉल में नहीं आएंगे? उन्होंने माना कि इतनी लंबी अवधि बीत जाने के बाद जो लोग कुनबू पर्वत के महत्वपूर्ण स्थानों पर गए, उन्हें खेती करने वालों की पहली लहर का सामना करना चाहिए था और संभवतः पहले से ही युद्ध में शामिल होना चाहिए था। उस स्थिति में क्या अराजकता का फायदा उठाकर अन्य स्थानों की खोज करना बेहतर नहीं होगा? आखिरकार वह तुच्छ स्पिरिट मेटल हॉल में ग्रेट यिन ट्रू फ्लेम जैसी अद्भुत चीज ढूंढने में सक्षम था। उसकी वर्तमान क्षमताओं के साथ, भले ही कई दिवंगत नवजात आत्मा कृषक एक साथ उस पर हमला करते हो, उसे आसानी से भागने में सक्षम होना चाहिए। इस पर विचार करने के बाद उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना ट्राइफ्लेम फैन निकाला और आसानी से अवरोध को हटा दिया, फिर सीढ़ी से नीचे उतर गए। बड़े सिर वाला सनकी और एल्डर डेविल अब एक बुरे प्रारंभिक नेसेंट सोल कल्टीवेटर के साथ वर्तमान में एक बड़े हॉल के अंदर 8 लाल रंग के भूतों से घिरे हुए थे जो हल्के नीले रंग में चमक रहे थे।
इन सभी भूतों का रूप भयंकर था और उन्होंने यिन क्यूई की सांस छोड़ी। उन्होंने अपने हाथ लहराए और हर दिशा से तीनों की ओर काली काली धारियां छोड़ दी। इसके अतिरिक्त भूरे यिन क्यूई की धुंध इस समय उन्हें घेर रही थी। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यिन क्यूई कितनी हिंसक थी और पंजे की धारियां कितनी तेज थी, वे प्रकाश की बाधाओं को भेदने में सक्षम नहीं थे जो उनकी रक्षा करती थी। तीनों ने हमला करने के लिए अपने अपने खजाने का इस्तेमाल किया, लेकिन उनके प्रयासों के बावजूद इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। चाहे टुकड़े टुकड़े करना हो या टुकड़ों में काटना हो, भूत प्रेत बिखरने के बाद तुरंत ही अपने आप को बहाल कर लेते थे। उनमें कमजोर होने का कोई लक्षण नहीं दिखा, जैसे कि वे अमर हो। उस क्षण बूढ़े व्यक्ति ने अपने हाथों को एक साथ ताली बजाए और उन्हें हवा में उठा दिया और राक्षसों की ओर लाल रंग के आग के गोले छोड़े और उन्हें विघटित कर दिया। लेकिन पहले की तरह भूत तुरंत एक साथ संघनित हो गए और प्रकाश अवरोध की ओर बढ़ गए। बूढ़े व्यक्ति ने उत्सुकता से कहा, सातवें चाचा एल्डर हान, ये जारी नहीं रह सकता। उन्होंने अनगिनत वर्षों तक अपनी यिन क्यूई का पोषण किया है। ये स्पष्ट है कि वे पहले ही यिन सोल संघनन चरण तक पहुंच चुके हैं। सामान्य तरीके उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। केवल महान यांग खजानों का ही कुछ प्रभाव होगा। सनकी ने झुंझलाकर कहा, यिन सोल कंडेंसेशन स्टेज नहीं, वे महज एक भूत सम्राट के हमशक्ल हैं। यदि हम उन सभी को एक साथ नहीं मारेंगे तो वे तुरंत सुधर जाएंगे। मुझमें ऐसा करने की कोई क्षमता नहीं है। हम केवल इसका असली शरीर खोजने का प्रयास कर सकते हैं। वे सभी हमशक्ल हैं। बूढ़े ने आश्चर्य से पूछा, ये सही है? यदि वे यिन सोल कंडेंसेशन पर होते तो हम अब तक उनकी ताकत खत्म कर चुके होते। ऐसा प्रतीत होता है कि भूत सम्राट हमें खत्म करने से पहले हमें खत्म करने की योजना बना रहा है, बुजुर्ग शैतान ने शांति से कहा। फिर उसने छोटी काली तलवार की ओर इशारा किया और उसे एक भूत के माध्यम से काट दिया। बूढ़े व्यक्ति ने आसपास की ग्रे क्यूई को घूर कर देखा और मुंह बनाते हुए कहा, तो यह ऐसा ही था। यह अफसोस की बात है कि 15वें भाई ने यहाँ पहली कहानी में ब्लैक शैडो स्नेक के कारण अपना शरीर खो दिया। उसकी महान यांग क्षमताएं इन भूतों से निपटने में बहुत उपयोगी होंगी। सनकी ने आह भरते हुए कहा, वह अपरिहार्य था। किसने सोचा होगा कि एक राक्षसी सांप है जो छाया में छिप सकता है। मेरे लिए भी यंग 15th की मदद करने में बहुत देर हो चुकी थी, जब उसकी ही छाया से उस पर घात लगाकर हमला किया गया था। सांप का असर इतना भयंकर था कि हमारे पास मौजूद कोई भी चीज उसके शरीर के क्षय को रोक नहीं सकती थी। मेरा इरादा शिकायत करने का नहीं था, बात बस इतनी है कि शैतान को दबाने वाला ये पगोडा काफी अजीब है। न केवल इसका निर्माण उल्टा किया गया है, बल्कि इसमें कठिन राक्षस भूतों की अनगिनत लहरें भी हैं। हमने इतना समय बर्बाद कर दिया है, लेकिन हम केवल 7वीं मंजिल पर हैं। एल्डर हान, यहाँ 9 मंजिलें होनी चाहिए, बूढ़े व्यक्ति ने फिर झिझकते हुए पूछा। नीचे और कौन से राक्षस छिपे हो सकते हैं? क्या हम भी जारी रख सकते हैं? सनकी ने खर्राटे लेते हुए और झुंझलाकर कहा, तुम किस खतरे से डरते हो? यहाँ जितना बड़ा खतरा दबा दिया गया है, दिव्य आत्मा के खजाने का सामना करने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। आखिरकार एकमात्र चीज जिसमें शैतानों को शामिल किया जा सकता है, जिससे प्राचीन कृषक डरते थे, वह दिव्य आत्मा का खजाना होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर कबीले की कई 100 वर्षों की महत्वाकांक्षाएं विफल हो जाएं तो आपको इसकी परवाह नहीं है? जब बूढ़े व्यक्ति ने ये सुना तो उसने स्वीकार किया, 7वें चाचा की आलोचनाएं सही हैं। मैं काया हो रहा था। उसी क्षण बड़े शैतान ने अचानक कहा, मुझे भूत सम्राट मिल गया है। कहाँ है? बूढ़े आदमी का उत्साह जाग उठा। वह जवाब देने ही वाला था, लेकिन अचानक उसके मुंह से आश्चर्य भरी चीख निकली। इसके तुरंत बाद दूर से एक दबी हुई धमाके की आवाज आई। बाद में हॉल के प्रवेश द्वार से 4 आकृतियां प्रकट करने के लिए प्रकाश चमका। पवित्र जहर संप्रदाय के बुजुर्ग भी चिल्लाने लगे जब उन्होंने यिन क्यूई के भीतर भूतों को नाचते हुए देखा और उनके साथ तीनों फंसे हुए थे। चेहरे पर हरे निशान वाले किसान हुआ तियानकी ने कहा, ये युएशिंग, आप जिंद हैं।
तो ये कबीले ही थे जिसने सील तोड़ी थी। जब उसने ये कबीले के 7वें चाचा की पहचान पहचानी तो उसकी अभिव्यक्ति लड़खड़ा गई। जब तीनों ने पवित्र जहर संप्रदाय के बुजुर्गों को देखा तो उनके भाव भद्दे हो गए। उन पर अभी भी भूतों का कब्जा था। सनकी के चेहरे पर थोड़ी देर के लिए उदासी भरी अभिव्यक्ति दिखाई दी और उसने लापरवाही से कहा, तो यह फेलो डाओइस्ट हुआ था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पवित्र जहर संप्रदाय इतनी जल्दी कार्रवाई करेगा। आप अन्य क्षेत्रों के बजाय शैतान दमन पगोडा में क्यों आए? सनकी को आसानी से भूतों में से एक को मारते हुए देखकर भयभीत होकर हुआ तियानकी ने हंसते हुए कहा, हम आपसे भी यही बात पूछना चाहते हैं। आपको कई सैकड़ों वर्षों से नहीं देखा गया है। जिस समय आपने मृत्यु का नाटक किया, आप पहले से ही देर से उभरते आत्मा चरण में चढ़ गए थे। अगर धर्मी और शैतानी दाव को इसके बारे में पता चला तो मुझे डर है कि वे चुप नहीं रहेंगे। हुआ तियानकी ने अपने साथी संप्रदाय के बुजुर्ग की चिंतित आवाज सुनी। वरिष्ठ मार्शल भाई हुआ, क्या ये लोग भी खजाने के बारे में जानते होंगे? पवित्र जहर संप्रदाय के संस्थापक द्वारा छोड़े गए शब्दों के अनुसार डेविल सप्रेसिंग पैगोडा में एक भव्य खजाना रखा हुआ था। हालांकि विवरण अस्पष्ट थे, फिर भी चारों ने इसे आगे बढ़ाने का फैसला किया। हालांकि वे पहली कुछ कहानियां जल्दी जल्दी पढ़ने लगे, लेकिन उन्हें पहले से ही दूसरों की उपस्थिति का पता चल गया, जिससे उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्हें विश्वास नहीं था कि प्रथम पक्ष ने इस राक्षसी स्थान को इतना महत्व दिया होगा, लेकिन उन्हें विश्वास था कि अपनी संख्या के बल पर वे उनसे आगे निकल सकेंगे। फिर भी उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि एक दिवंगत आत्मा कृषक उनके बीच में होगा। यदि ये तथ्य न होता कि वे भूतों द्वारा फंसे हुए थे, तो हुआ तियानकी बिना किसी संदेह के भाग गया होता। दिवंगत सोल कल्टीवेटर के साथ 3 लोगों का समूह कुछ ऐसा नहीं था जिससे उनकी 4 लोगों की पार्टी निपट सके। उदास अभिव्यक्ति के साथ हुआ तियानकी ने बदले में एक आवाज संदेश भेजा, मुझे यकीन नहीं है। शायद उसके पास उतनी ही जानकारी थी जितनी हमारे पास। ऐसा प्रतीत होता है कि साथ ही दाववादी हुआ छोड़ने की योजना नहीं बना रहा है। जब सनकी ने ये कहा तो उसकी आंख में एक अशुभ चमक दिखाई दी। इसके तुरंत बाद उसने अपना मुंह खोला, जिससे एक चांदी की लकीर निकली जो जल्द ही गायब हो गई। अगले ही पल हॉल के एक कोने से चांदी की रोशनी फूट पड़ी, जिसके बाद गर्जना हुई। वहां एक स्पष्ट धूसर आकृति दिखाई दी। उसने चांदी के कांटे को रोकने के लिए अपने मुंह से अंगूठे के आकार का एक ग्रे मोती उगल दिया था, और जब उसे पीछे धकेला जा रहा था तो वह गुर्रा रहा था। नवागंतुक भूरे भूत सम्राट की उपस्थिति के साथ निष्क्रिय रहे। तब बुजुर्ग शैतान ने अपनी आस्तीन लहराए और उसके हाथ में एक गहरा काला दर्पण दिखाई दिया, और उसने तुरंत इसे भूत सम्राट पर निशाना साधा। उसमें से एक काली रोशनी निकली और उनके आसपास की सभी भूत प्रतियों को जबरन नष्ट कर दिया। उनमें से प्रत्येक ने वैसे ही विलाप करते हुए चीख निकाली। ब्लेडों के तूफान की तरह टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। भूत सम्राट के असली शरीर को चांदी की पिचकारी से दबा दिए जाने के कारण भूत खुद को बहाल करने में असमर्थ थे। हालांकि उन्होंने आसपास के यिन क्यूई की सघनता को बढ़ा दिया, जिससे वे फंस गए। यहाँ तक कि बड़े शैतान के दर्पण की तीक्ष्ण शक्ति भी इसे छू नहीं सकी। हुआ तियानकी ने आखिरकार जो देखा उस पर मुंह सिकोड़ लिया। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड, अध्याय 1014। मौलिक अभयारण्य दीवार। हुआ तियानकी ने हॉल के दूसरे छोर पर बाहर निकलने से पहले अपनी आंखें यिन क्यूई में फंसे ये कबीले के बुजुर्गों पर जल्दी से डाली। वह दृढ़ स्वर में चिल्लाया, जाओ। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। उसने अपना हाथ घुमाया और एक छोटा सा हरा झंडा दिखाया। धुंधलेपन में पन्ने जैसी रोशनी का एक गोला तुरंत फूटा और चारों को अपनी रोशनी में उड़ा लिया और फिर उन्हें हॉल के दूसरी ओर ले गया। आपकी हिम्मत। जब बड़े सिर वाले सनकी ने ये देखा तो वह गुस्से से चिल्लाया और उसने तुरंत अपने शरीर से अनगिनत पीली तलवारों की धारियां छोड़ दी, जिससे मुक्त होने के प्रयास में उनके आसपास मौजूद यिन क्यूई के टुकड़े टुकड़े हो गए। सनकी दल के भागने में सफल होने के बाद बाहर निकलने से अचानक सफेद रोशनी चमकी और चमचमाती क्रिस्टल की घनी दीवार दिखाई दी।
बिना कुछ सोचे उसने अपना हाथ उठाया और दीवार की ओर 10 मीटर लंबी तलवार चला दी। परिणाम स्वरूप इंद्रधनुष चमक उठा और तलवार की रोशनी छा गई। आश्चर्य के साथ इसकी जांच करने के बाद वह गुस्से में चिल्लाया, एक मौलिक अभयारण्य दीवार। बूढ़े ने आश्चर्य से कहा, वास्तव में क्या ये बौद्ध अभयारण्य संप्रदाय का एक हस्ताक्षरित खजाना नहीं है? यह उनके हाथ में कैसे आ सकता है? हाँ, ऐसा कहा जाता है कि उनके बीच किसी प्रकार का रिश्ता है। आखिरकार वे दोनों इस क्षेत्र की महान शक्तियां हैं। खजाना काफी मशहूर है। बड़े शैतान ने भौहें चढ़ा ली। सनकी ने पीले चेहरे से दीवार की ओर देखा, कितनी परेशानी है। उन्होंने कितनी लापरवाही से काम किया। ऐसा प्रतीत होता है कि नीचे वास्तव में एक दिव्य आत्मा का खजाना है। बुजुर्ग शैतान ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, भाई ये को इतना चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अच्छा हुआ कि वे पहले नीचे चले गए। हो सकता है कि खजाना अगली मंजिल पर भी ना हो और जो राक्षस वहां कैद हैं वे निश्चित रूप से और भी अधिक घातक होंगे। वे केवल आगे बढ़ने के लिए परेशानी पूछ रहे हैं। इस भूत सम्राट को व्यवस्थित करने के बाद आइए दीवार से निपटे। कुछ सोचने के बाद सनकी शांत हो गया और मुस्कुराया, भाई हान के शब्द उचित हैं। मैं खजाने को लेकर बहुत चिंतित था। इतना कहने के साथ ही जब उसने अपना ध्यान चांदी की पिचकारी से दबे हुए भूत सम्राट की ओर किया तो उसकी आंख से एक ठंडी चमक चमक उठी। क्रिस्टल दीवार के दूसरी ओर हुआ तियानकी ने एक लंबी आह भरी। उनके साथी संप्रदाय के बुजुर्गों में से एक ने तुरंत बड़बड़ाया, वरिष्ठ मार्शल भाई हुआ, ये बहुत खतरनाक था। हालांकि एलिमेंटल सेंचुरी वॉल कुछ समय के लिए रुक जाएगी, मुझे डर है कि हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हम भविष्य में उनसे कैसे निपटेंगे? हुआ तियानकी ने अपने भयभीत कनिष्ठ मार्शल भाई की ओर देखा और उदास होकर कहा, क्या आप अभी भी सोचते हैं कि हम ये कबीले के साथ शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रह सकते हैं? ये युएशेंग ने अतीत में 10 महान संप्रदायों की फांसी से बचने के लिए मौत का नाटक किया था। उन्हें अपमानित करना तो दूर, अब जब हमने उनका सामना कर लिया है तो वे हमें नहीं छोड़ेंगे। और चूंकि यह खजाना हमारे संप्रदाय के संस्थापक का जुनून था, ये संभवतः एक पौराणिक दिव्य आत्मा खजाने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। थोड़े से खतरे से डरने की क्या बात है? एक अन्य संप्रदाय के बुजुर्ग ने डरते हुए पूछा, अगर यह वास्तव में स्वर्ग विरोधी जैसा कुछ है तो हमें जोखिम उठाना होगा। हालांकि ये युएशेंग और अन्य लोग बाहर की रखवाली करेंगे। अगर हम इसे हासिल भी कर ले तो हम इसे छोड़ेंगे कैसे? हुआ तियानकी ने हंसते हुए कहा, क्या तुमने सोचा था कि मैं बिना किसी योजना के जोखिम उठाऊंगी? हमारे आने से पहले मैं पॉइजन ड्रैगन पल लाया था। मैं मोती निगल लूंगा और थोड़े समय के लिए देर से उभरे सोल कल्टीवेटर से मुकाबला करने की शक्ति रखूंगा। दूर जाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सीनियर मार्शल ब्रदर ने तैयारी कर ली थी। उस स्थिति में हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी तीनों ने आराम किया। यह अफसोस की बात है कि जूनियर मार्शल भाई युआन यहाँ नहीं है। तब हमें उनसे लड़ने के लिए मोती का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी। अचानक अपने जूनियर मार्शल भाई की याद आने पर उसके चेहरे पर उदासी की रेखा उभर आई। पास के एक बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा है, लेकिन वरिष्ठ मार्शल भाई हुआ ने पहले ही एक संदेश छोड़ दिया है। हो सकता है कि जब हम बात कर रहे हो तो वह अपने रास्ते पर हो। उस स्थिति में जब हम चले जाएंगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। मुझे आशा है कि यही मामला है। फिर कठोर अभिव्यक्ति के साथ हुआ तियानकी ने गंभीरता से कहा, हर कोई सावधान रहे। ये देखते हुए कि 7वीं मंजिल पर भूत कितने कठिन थे, 8वीं और 9वीं पर वे और भी अधिक डरावने होंगे। हालांकि डेविल सप्रेसिंग पैगोडा वास्तव में अपने नाम के योग्य है। यदि ये कबीले ने हमारे लिए रास्ता साफ नहीं किया होता तो हमने बड़ी मात्रा में ताकत खर्च की होती। अन्य 3 ने स्वीकारोक्ति में पुकारा। बाद में पार्टी ने अपना रास्ता और नीचे कर लिया। जो उन्होंने पहले देखा था उसके अनुसार उन्हें 100 मीटर चलने के बाद अगली मंजिल पर जाना चाहिए, लेकिन इस बार वे केवल 30 मीटर ही चले, इससे पहले कि उनके आसपास रोशनी हो गई।
उन्होंने खुद को एक छोटे से पत्थर के कमरे के सामने पाया। दीवारें पूरी तरह से नंगी थीं, लेकिन जमीन पर 2 टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन थे, एक काला और एक सफेद। ये है, हुआ तियानकी ने भौहें चढ़ाई। बाकी लोग निराशा से एक दूसरे की ओर देखने लगे। वे अंदर चले गए। हुआ तियानकी ने अपने हाथ उसकी पीठ के पीछे रखे और सरसरी नजर डाली। उसने घनी भौहों वाले एक बूढ़े व्यक्ति की ओर अपना सिर घुमाया और कहा, जूनियर मार्शल ब्रदर मियाओ, आप प्राचीन जादू संरचनाओं में कुशल हैं। एक नजर डालें और देखें कि क्या वे कम दूरी के टेलीपोर्टेशन है। समझ गया, बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत उत्तर दिया। फिर वह उनमें से एक के सामने चला गया और उसका निरीक्षण करने लगा। बाकी लोग उत्सुकतापूर्वक उसके पीछे पीछे चले। एक पल की चुप्पी के बाद बूढ़े व्यक्ति ने पुष्टि की, ये वास्तव में एक छोटी दूरी का टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन है, जो 50 किलोमीटर से अधिक नहीं होगा। हुआ तियानकी की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। तो फिर इसे हमें 8वीं मंजिल तक ले जाना चाहिए। हालांकि एक मंजिल के लिए टेलीपोर्टेशन का उपयोग करना काफी असामान्य है। क्या ये संरचनाएं दोनों तरह से काम करती हैं? बूढ़े आदमी ने अपनी ठुड्डी रगड़ी और संदेह से कहा, बेशक। सामान्य छोटी दूरी की संरचनाएं द्विदिशात्मक होती हैं, लेकिन वहां 2 होना अजीब है। क्या ऐसा हो सकता है कि 8वीं मंजिल 2 भागों में विभाजित हो? शायद, लेकिन हमें इसे सुनिश्चित करना होगा। आइए सबसे पहले सफेद वाला ले। दूसरा मुझे भय का एहसास कराता है। हुआ तियानकी फिर बिना किसी हिचकिचाहट के सफेद संरचना की ओर चल दी। जब अन्य तीनों ने काले को देखा, तो उन्हें डर का एहसास हुआ और वे तेजी से सफेद संरचना की ओर चले गए, लेकिन इससे दूर जाने के लिए। हुआ तियानकी द्वारा उस पर जादुई मुहर लगाने के बाद सफेद रोशनी चमकी और उसके बाद वे गायब हो गए। एक क्षण बाद उन्हें चक्कर आने का एहसास हुआ और उन्होंने खुद को स्वर्ग जैसी भूमि पर पाया। वहां नीला आकाश था जिसके चारों ओर सफेद बादल और सभी प्रकार के आध्यात्मिक पौधे थे। प्रत्येक सांस के साथ उन्हें जबरदस्त आध्यात्मिक क्यूई की लहर महसूस हुई। लेकिन जो चीज सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली थी, वह सोने और जैड से सजाया गया एक छोटा सा महल था। यह एक विशाल जादू संरचना के केंद्र में स्थित था। इसके चारों ओर वेदियां थीं, प्रत्येक में एक विशाल सुनहरे ब्लेड वाली विशाल पत्थर की मूर्ति स्थापित थी। ये मूर्तियां कच्ची थीं और अवर्णनीय रूप से बर्बर आभा लिए हुए थीं, और वे सभी केंद्र में महल की ओर थीं। ये दृश्य इतना विचित्र था कि हुआ तियानकी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहा जाए। ऑडियो बुक्स 108, किताबी कीड़ों और सपने देखने वालों के लिए एक स्वर्ग। हान ली इस समय सफेद जेड प्लाजा में खड़ा था। किसानों के एक समूह का सामना कर रहा था जो लगातार द्वेष के साथ उसकी ओर देख रहे थे। शायद स्पिरिट मेटल हॉल में रहना सही विकल्प था, उसने सोचा, या अगर उसने एक पल के लिए भी देर कर दी होती, तो उसका इतना गर्मजोशी से स्वागत नहीं होता। जैसे ही वह लौटा और दूसरी सीढ़ी लेने के बारे में सोचा, लोगों का एक समूह प्लाजा के किनारे पेड़ों से उभरा। सीढ़ी से ऊपर जाने के बजाय उन्होंने खुद को पास में छुपा लिया था। चूंकि उस क्षेत्र में आध्यात्मिक समझ प्रतिबंधित थी, इसलिए वह उनका पता नहीं लगा सका और उनके जाल में फंस गया। एक खूबसूरत सफेद वस्त्रधारी महिला हान ली को कातर दृष्टि से देख रही थी। अपने दांत भींचते हुए उसने कहा, साथी दाओवादी हान, मैंने तुम्हें यहाँ देखने की उम्मीद नहीं की थी। आपको ढूंढना काफी कठिन रहा है। उसके पास जो व्यक्ति खड़ा था, वह उसे परिचित लग रहा था, एक सफेद वस्त्रधारी युवक। जहां तक उसके अन्य 3 साथियों की बात है, वे जी तियानहाओ और 2 काले वस्त्रधारी बूढ़े थे। उन्होंने उसे आधे घेरे में घेर लिया और उसके भागने के डर से पहाड़ से नीचे जाने का रास्ता रोक दिया। हान ली ने आह भरी। उसने उस पहचान उपकरण को याद किया जो उसने विशेष रूप से उससे बचने के लिए बनाया था, लेकिन अब जब कई साल बीत चुके थे, तो उसने अपनी प्रभावशीलता खो दी थी। यह एक होता अगर वे 2 साल पहले एक दूसरे से मिले तो कहानी पूरी तरह से अलग होगी। मैंने भी यहाँ संत को पाने की आशा नहीं की थी। यह सचमुच एक सौभाग्यशाली मुलाकात है। शांत अभिव्यक्ति के साथ उन्होंने अंतहीन स्काई सेंटेस लिन यिनपिंग को सलाम किया,
और अपना सिर सफेद वस्त्र पहने युवा की ओर घुमाया, और तुम्हें एक महान अमर होना चाहिए, मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। हान ली के दिमाग में ये व्यक्ति उनके बीच सबसे बड़ा खतरा था, एक दिवंगत नवजात आत्मा कृषक। यद्यपि वह चारों ओर से घिरा हुआ था, फिर भी उसका अधिकांश ध्यान उसी पर केंद्रित था। ग्रैंड इम्मोर्टल जू ने भावहीन होकर हान ली की जांच की और बड़े विचार विमर्श के साथ बोला, मैं वास्तव में सोआरिंग जनजाति के 4 ग्रैंड इम्मोर्टल्स में से एक हूँ। मैंने आपको केवल दूर से देखा है, और यह अफसोस की बात है कि आपको मेरे साथ पॉइंटर्स की तुलना करने का मन नहीं था। क्या अब आप ऐसा करने के लिए स्वतंत्र होंगे? एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड, अध्याय 1015। एक प्रशंसक प्रेरक भय। नोट, आपसे एंडलेस स्काई सैंटेस को अक्सर उनके शीर्षक के बजाय उनके नाम लिन यिनपिंग द्वारा संदर्भित किया जाएगा। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अगर ऐसा है तो भाई जू के साथ मुकाबला करना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। लेकिन इस वक्त हान ली ने गे तियानहाओ और अन्य लोगों की ओर देखा और रहस्यमय मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। ग्रैंड इम्मोर्टल जू, सफेद वस्त्रधारी युवा, ने शांति बनाए रखी और ठंडे स्वर में कहा, ओह भाई हान के लहजे से आप काफी आश्वस्त लग रहे हैं। मैंने सुना है कि आपने मध्य नवजात आत्मा चरण के चरम पर एक यिन शिफ्टिंग संप्रदाय के बुजुर्ग को मार डाला, क्या ये सच है? जब यिन शिफ्टिंग संप्रदाय के बुजुर्गों ने ये सुना तो उनके भाव बदल गए। हान ली ने अपने होंठ भींचे, और क्या कहना है? मैंने स्वर्गीय दक्षिण में यिन शिफ्टिंग संप्रदाय के एक बुजुर्ग की हत्या कर दी। क्या ऐसा हो सकता है कि साथी दाओवादी जू अपने संप्रदाय की ओर से कार्य करने की योजना बना रहा हो? कुछ देर तक उसे घूरने के बाद इम्मोर्टल जू ने कहा, अपने साधना स्तर के चरम पर किसी को मारने की आपकी क्षमताएं असाधारण रही होंगी। यदि हमारे बीच की तीखी शिकायतें न होती तो मैं आपसे मित्रता करना चाहता। मैंने सुना है कि आपने हमारे पवित्र जानवर के हमशक्ल और हमारी विरासत वाली कड़ाही को जब्त करने के लिए एक विचित्र कड़ाही का इस्तेमाल किया था। जब तक आप अपना कुलाभा मुझे सौंप देंगे, मैं आपके और हमारे मंदिर के बीच संबंध सुधारने को तैयार हूँ। निस्संदेह, यदि आप भी घोस्ट शिफ्टिंग बैनर को वापस करने के लिए सहमत हैं, तो मैं वहां भी किसी भी शिकायत को हल करने के लिए तैयार हूँ। आप क्या सोचते हैं? आप क्या कर रहे हैं, भाई जू? वह जैसे ही लिन यिनपिंग कुछ और कहने ही वाली थी, सफेद कपड़े पहने युवक ने अपना हाथ लहराया और उसे रोका। संतेस को इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। मैंने यही निर्णय लिया है। जी तियानहाओ और उनके साथी बुजुर्गों ने चिंतित होकर एक दूसरे की ओर देखा और चुप भी रहे। जब उसने उन्हें हेवन वॉइड कड़ाही का जिक्र करते हुए सुना तो हान ली ने बिना कुछ सोचे समझे इनकार कर दिया। मैं अपनी कड़ाही सौंपने पर भी विचार नहीं कर सकता। आप आगे बढ़ सकते हैं और हमला कर सकते हैं। चून की साथी दाओवादी हान ने मेरी दयालुता को अस्वीकार कर दिया, इसलिए मुझे निर्दयी होने का दोष मत दो। ग्रैंड इम्मोर्टल जू के चेहरे पर इस्तीफे का एक निशान दिखाई दिया और उसने उदासी से अपनी आस्तीन कांपने लगी। अचानक उसके हाथ में एक हरा जैड राजदंड आ गया। राजदंड की एक लहर के साथ ये हरे रंग की रोशनी से चमक उठा और उसने दृढ़तापूर्वक उसकी ओर देखा। हान ली ने जवाब में हाथ का इशारा किया और अचानक उसकी पीठ से गड़गड़ाहट की आवाज आई, जिसके बाद चांदी के पंखों की एक जोड़ी उभरी। तभी उसकी कलाई के एक झटके से उसके हाथ में एक पंखा दिखाई दिया, जो सोने, चांदी और लाल रोशनी से चमक रहा था। जब इतने सारे विरोधियों का सामना करना पड़ा तो हान ली पीछे नहीं हट सका और उसे शुरू से ही अपने सबसे दुर्जय खजाने का उपयोग करना पड़ा। ग्रैंड इम्मोर्टल जू ने लगभग तुरंत ही देखा कि पंखा असाधारण था। इसके डरावने आध्यात्मिक दबाव के कारण ही उसका चेहरा उतर गया। जी तियानहाओ ने भी देखा कि प्रशंसक कुछ भव्य था और उसने झट से कहा, साथी दाओवादी जू, चलो एक साथ हमला करें और उसे पकड़ ले। बाद में उन्होंने ग्रैंड इम्मोर्टल जू के उत्तर की प्रतीक्षा करने से पहले अपने दो साथी संप्रदाय के बुजुर्गों की ओर हाथ हिलाया और तीनों ने खुद को तैयार किया। अपने अपने खजाने जारी किए। दो अजीब आकार की उड़ने वाली तलवारें और एक हड्डी की कृपाण जो लौ से टिमटिमा रही थी।
अभिव्यक्ति में बदलाव के साथ लिन यिनपिंग ने अपनी आस्तीन लहराए और रेशम की कढ़ाई वाली चांदी की सैश वाला एक कपड़ा अपने हाथ में ले लिया। ग्रैंड इम्मोर्टल जू ने जब ये देखा तो भौहें चढ़ गईं और चुपचाप हान ली के ट्राइफ्लेम फैन को देखने लगा। पलक झपकते ही पांचों संयुक्त आक्रमण के लिए तैयार हो गए। हालांकि हान ली अपनी मर्जी के बिना आकर्षित होने वाले नहीं थे कि एक अंगूठी के साथ गड़गड़ाहट के साथ वह चांदी की चमक में गायब हो गया और 30 मीटर से अधिक दूर एक सीढ़ी पर फिर से प्रकट हुआ। जब उन्होंने ये देखा तो यिन शिफ्टिंग संप्रदाय के बुजुर्गों ने तुरंत 2 नीली धारियों और एक हरे रंग की धारियों के रूप में शुरुआत की, जिसके बाद लिन यिनपिंग से हवा में चांदी के धागों का एक समूह भर गया। हालांकि ग्रैंड इम्मोर्टल जू पहले से ही उनसे आगे थी। जैसे ही वह 30 मीटर से अधिक आगे दिखाई दिया, उसके वस्त्र धीरे धीरे बिखरे हुए थे, जो हान ली की बिजली की गति से धीमी नहीं थी। उसके हाथ में जैद राजदंड स्पष्ट हो गया और हरे रंग की चमक में घोड़े के सिर और सांप के शरीर के साथ एक अज्ञात जानवर को छोड़ दिया। हान ली ने आह भरी और जैसे ही उसने उनकी ओर पंखा लहराया, उसकी अभिव्यक्ति अचानक ठंडी हो गई। एक राजसी चीख आसमान में गूंज उठी और पंखे से सोने, चांदी और लाल रंग में एक फीनिक्स दिखाई दिया। इसने अपने पंख फैलाए और तेजी से आगे की ओर बढ़ने लगा। एक जोरदार विस्फोट हुआ। तिरंगे ताबीज पात्रों का एक चमकीला प्रभामंडल दिखाई दिया, जिसने प्लाजा को नर्म रोशनी और अत्यधिक दमघोंटू दबाव से भर दिया। इसके सामने ग्रैंड इम्मोर्टल जू ने उसके सामने अपना राजदंड लहराने से पहले बुदबुदाया, अच्छा नहीं। अजीब जीव तुरंत बाहर निकला और उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगा, जिससे एक हरे रंग का अवरोध पैदा हो गया। 2 उड़ने वाली तलवारें और हड्डी की कृपाण बहुत धीमी थी और प्रभामंडल में खींच गई। लिन यिनपिंग ने अपने कढ़ाई वाले कपड़े से जो चांदी के धागों का घना घेरा बनाया था, वह संपर्क में आते ही तुरंत घुल गया। हालांकि प्रभामंडल वहां नहीं रुका, एक पल के लिए हिंसक रूप से फैलने से पहले एक पल के लिए पीछे हट गया और सफेद जेड पत्थर को पिघलाने से पहले अपनी शानदार चमक में लगभग आधे प्लाजा को चकनाचूर कर दिया। ऐसी शक्ति और आभा को केवल विश्व विध्वंसक के रूप में वर्णित किया जा सकता है। हान ली ने इसे नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उसका आगे रुकने का कोई इरादा नहीं था। अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए वह चांदी की बिजली की कई चमक के साथ सीढ़ी पर चढ़ गया। रास्ते में उसने एक छोटी बोतल निकाली और असंख्य स्पिरिट मिल्क की एक बूंद अपने मुंह में डाली। हालांकि ट्राइफ्लेम फैन की ताकत आश्चर्यजनक थी, लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि एक ही वार उनमें से बहुतों को खत्म कर सकता है। उसने सोचा कि वह उन्हें अधिक से अधिक बिना तैयारी के पकड़ लेगा और उन्हें थोड़ा कष्ट पहुंचाएगा। चूंकि उसकी संख्या कम थी, इसलिए उसने कुछ समय के लिए उनसे बचने की योजना बनाई। जैसा कि हुआ, हान ली की सबसे निकटतम सीढ़ी कुनबू हॉल की ओर जाने वाली सीढ़ी थी। इससे उन्हें कुछ डर तो लगा, लेकिन कोई विकल्प नहीं था। हालांकि बूढ़ा शैतान कियान उससे आगे था। जब तक उसे पहाड़ के प्रतिबंधों और विशेषताओं से समर्थन मिलता रहा, उसे अपने पीछा करने वालों को हिलाने में सक्षम होना चाहिए। फिर वह तेजी से सीढ़ी के शीर्ष पर पहुंच गया। विशाल तिरंगे का आभामंडल पूरी तरह से लुप्त होने से पहले केवल एक क्षण के लिए ही रहा। समूह के सभी लोगों को प्लाजा के किनारों पर खदेड़ दिया गया था और उनकी स्थिति बदतर हो गई थी। विशेष रूप से जी त्यानहाव ने एक खेदजनक दृश्य प्रस्तुत किया। हालांकि हड्डी कृपाण उनका बंधा हुआ जादुई खजाना नहीं था, उन्होंने इसे परिष्कृत करने में बहुत प्रयास किया था और यह उनकी आध्यात्मिक भावना से जुड़ा था। परिणाम स्वरूप प्रभामंडल के प्रभाव की सीमा से बचने में कामयाब होने के बावजूद जब कृपाण विघटित हो गया तो उसकी आत्मा घायल हो गई। लेकिन फिर भी वह शक्ति अभी भी उस पर हावी हो गई और तुरंत उसकी सुरक्षात्मक रोशनी बिखेर दी, जिससे उसकी भुजा काली पड़ गई। जहां तक उनके साथी संप्रदाय के बुजुर्गों की बात है, वे कुछ हद तक बेहतर स्थिति में थे। जब उन्होंने देखा कि चीजें गड़बड़ हो गई है तो उन्होंने तुरंत अपनी उड़ने वाली तलवारों से अपना मानसिक संबंध तोड़ दिया। ऐसे में जले हुए बालों और कपड़ों के अलावा वे हमले से पूरी तरह सुरक्षित थे। लिन यिनपिंग सबसे दूर खड़ी थी और उसके कढ़ाई वाले कपड़े को आध्यात्मिक QE के नुकसान के अलावा ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था।
इसके अतिरिक्त उसके सामने एक बड़ी काली ढाल आ गई थी, जिसने उसे देखने से पूरी तरह रोक दिया था। जहां तक ग्रैंड इम्मोर्टल जू की बात है, वह सबसे करीब था, लेकिन उसके हरे राजदंड ने जो अवरोध पैदा किया, उसने उसे विस्फोट से सुरक्षित बच निकलने में मदद की। हालांकि जब युवक ने अपने हाथ में कसकर पकड़ी हुई गंदगी को देखा तो उसके चेहरे पर भद्दे भाव थे। खजाना खंडित हो गया था और चमचमाते टुकड़ों में बिखरने से पहले एक कुरकुरा छल्ला निकला। इससे पहले कि राजदंड अपनी वास्तविक शक्ति प्रदर्शित कर पाता, उसे तिरंगे प्रभामंडल द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। बस वह पंखा क्या था? क्या ये दिव्य आत्मा का खजाना हो सकता है? जैसे ही जी तियानहाओ ने क्रोधित होकर कहा, उसने अपने घायल हाथ के लिए मरहम निकाला। जहां तक काले वस्त्रधारी दो बूढ़े लोगों का सवाल है, उनका रंग पीला पड़ गया था घबराहट। ग्रैंड इम्मोर्टल जू ने धुंधली अभिव्यक्ति के साथ दूर की सीढ़ी की ओर देखा और कहा, मुझे डर है कि अगर ऐसा होता तो तुम जीवित नहीं होते। यह एक प्रतिकृति होनी चाहिए। अपने हाथ में उस खजाने के साथ, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हमारा सामना करते समय वह इतना शांत था। इस अध्याय का मूल स्वरूप ऑडियो बुक्स 108 पर पाया जा सकता है। जी तियानहाओ ने आश्चर्यचकित होकर कहा, क्या यह एक प्रतिकृति की शक्ति थी? ग्रैंड इम्मोर्टल जू ने पूछा, इसमें अजीब क्या है? इसकी उम्मीद की जानी चाहिए। एक काले लिबास वाले बूढ़े आदमी ने लड़खड़ाती आंखों से कहा, इतने शक्तिशाली खजाने के साथ वह हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक परेशानी भरा होगा। क्या हमें अपना लक्ष्य जारी रखना चाहिए? ये स्पष्ट था कि पंखे की शक्ति ने उसे हिला दिया था। ग्रैंड इम्मोर्टल जू ने शांति से उत्तर दिया, साथी दाववादी, आराम करो। ये देखते हुए कि पंखा कितना शक्तिशाली है, इसे महत्वपूर्ण मात्रा में जादुई शक्ति का उपभोग करना होगा। इसीलिए वह भाग गया। जब तक हम उसकी जादुई शक्ति को ठीक होने का मौका मिलने से पहले उसका पीछा करते रहेंगे, वह इसका दोबारा उपयोग नहीं कर पाएगा। यह उसे मारने का एक प्रमुख अवसर है। फिर उसने अपनी कमर पर एक थैली थपथपाई और कीन स्पिरिट पीकॉक को इंद्रधनुषी रोशनी की चमक में छोड़ दिया। उसने गहरी आह भरी और ठंडे स्वर में चिल्लाया, हम पहाड़ पर चढ़ते हैं। अगर वह भाग गया तो मुसीबत का कोई अंत नहीं होगा। फिर वह इंद्रधनुषी मोर को अपने पीछे पीछे उड़ाते हुए आगे बढ़ा। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 1016। कांस्य सिंह अध्याय 1016। कांस्य सिंह लिन यिनपिंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के ग्रैंड इम्मोर्टल जू का अनुसरण किया। अंतहीन आकाश संत के रूप में उसे पवित्र जानवर के अवतार को बचाना था, चाहे कुछ भी हो। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। हालांकि गे तियानहाओ और अन्य दो संप्रदाय के बुजुर्गों ने अनिश्चित भाव रखे। डेविल दाओ से संबंधित लोगों में अक्सर एकता की भावना का अभाव होता था। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के हमला इसलिए किया क्योंकि उनके पास ऐसा कथित लाभ था। लेकिन हानली के पास इतना शक्तिशाली खजाना होने के कारण उन्होंने कुछ समय के लिए दूसरों को रास्ता दिखाने का फैसला किया। हालांकि ग्रैंड इम्मोर्टल जू ने उन्हें आश्वासन दिया कि हानली केवल एक बार ही ऐसा हमला करने में सक्षम था, लेकिन इसके विपरीत की भी संभावना थी। यदि वह जबरदस्ती बिजली खींचने और लगातार कई बार पंखे का उपयोग करने की तकनीक का उपयोग करने में सक्षम था, तो वे अपना बचाव नहीं कर पाएंगे। और जैसा कि उन्होंने अभी सुना है, ये संभव है कि उसके पास और भी अधिक शक्तिशाली कड़ाही हो, जो उनकी आशंका के अनुरूप है। हालांकि वे अपने संप्रदाय के अवशेष हासिल करना चाहते थे, लेकिन वे अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार नहीं थे। कुछ समय के लिए तीनों इस बात पर झिझक रहे थे कि उन्हें इसका पालन करना चाहिए या नहीं। अंत में दृढ़ मन से जी तियानहाओ ने धीरे से कहा, चलो चलें। जब हमारा सामना उस हान साथी से होगा, तो हम केवल अपनी ओर से सहायता प्रदान करेंगे। जब तक हम तेज हैं और पंखे से बचते हैं, तब तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसके बगल में खड़े दो बूढ़े काले कपड़े पहने लोग अंततः सिर हिलाने से पहले रुके। फिर तीनों तेजी से भाग निकले। कुंभू हॉल की ओर जाने वाली सीढ़ियां बहुत लंबी थीं। यहाँ तक कि बिजली की गति के अनियंत्रित उपयोग के कारण
उसे पहुंचने से पहले भोजन खत्म करने में समय लग गया था। जब वह सीढ़ी से बाहर निकला तो उसने अपने आप को एक जंगल के सामने पाया, लेकिन वास्तव में इसमें पेड़ नहीं थे, बल्कि विभिन्न चौड़ाई के 10 मीटर ऊंचे खंभे थे। इन पत्थर के खंभों को अलौकिक सटीकता के साथ तराशा गया था और उन पर कुछ ताबीज पात्र हल्की टिमटिमाती रोशनी के साथ चमक रहे थे। ये स्पष्ट था कि वे एक विशाल संरचना का हिस्सा थे। हालांकि जो साफ सुथरा और व्यवस्थित प्रदर्शन होना चाहिए था वह पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। कई खंभे टूट गए थे, जिससे जमीन मलबे से अटी पड़ी थी और विभिन्न आकार के छेद हो गए थे। ये देखने में स्पष्ट था कि किसी ने सफलता पाने के लिए पार्श्विक शक्ति का प्रयोग किया था। हान ली ने ठंडेपन से अपनी निगाहें दृश्य पर घुमाई और चुपचाप जंगल में प्रवेश कर गया। ये बहुत बड़े नहीं थे। कई धुंधलेपन के साथ वह किनारे पर पहुंचा, लेकिन उसके सामने केवल एक ढलान वाली दीवार थी। दीवार का निर्माण विशाल शिलाखंडों से किया गया था, जिसमें पत्थर की मूर्तियों को उकेरा गया था, जिनमें से प्रत्येक में हलबर्ड और अन्य जादुई उपकरण थे। जैसे ही उसने इसकी जांच की, अचानक ऊपर से कुछ महसूस होने पर उसकी भौहें चढ़ गईं। 300 मीटर ऊपर ढलान वाली दीवार पर उसने प्रकाश की चमक और कभी-कभी विस्फोट की आवाजें देखी, जैसे कि कोई युद्ध हो रहा हो। क्या ऐसा हो सकता है कि बूढ़ा शैतान कियान पहले समूह के खिलाफ लड़ रहा हो जो हमसे पहले था? हान ली को अपने दिल में हलचल महसूस हुई और वह शरीर को हल्का करने वाली तकनीकों का उपयोग करके तेजी से भागा। रास्ते में उसने अपनी उपस्थिति छिपा ली और उसका शरीर दृष्टि से ओझल हो गया। वह सफेद ज़ेड प्लाजा से कई गुना बड़े खाली क्षेत्र में पहुंचे। जब उसकी स्पष्ट दृष्टि हुई तो वह दंग रह गया। उसके सामने एक विशाल प्रकाश अवरोधक दिखाई दिया, जहां 5 सफेद, 2 नीले और 1 पीले रंग की आकृतियां बुरी तरह से अंदर लड़ रही थीं। वे सफेद छायाचित्र और डेविल कियान के सिंथ डेविल्स थे। उनमें से प्रत्येक खतरनाक मुद्रा में था और अपने मुंह से ग्रे कीवी निकाल रहा था। पीला छायाचित्र एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का था, जिसके चारों ओर एक विशाल सफेद हड्डी का कंगन घूम रहा था। जब भी ग्रे क्यूई इसकी सतह से टकराती है, तो यह इसे पीली रोशनी से दूर कर देती है, जैसे कि इसका अस्तित्व ही नहीं है। वह अपने दोनों हाथों से लाल पीली उड़ने वाली तलवार को भी नियंत्रित कर रहा था और अपनी पूरी ताकत से 5 सिंथ डेविल्स के हमले को रोक रहा था। जहां तक नीला छायाचित्रों की बात है, वे 2 कांस्य शेरों के थे जो 3 मीटर लंबे थे। वे लगातार झपकते रहे और सिंथ डेविल्स से उलझते रहे और बिजली की गति से आगे बढ़ते रहे। हर बार जब उन्होंने अपना मुंह खोला, तो एक कटोरा मोटी नीला किरण निकली जिसमें बड़ी विनाशकारी शक्ति थी। हालांकि पहले 2 ने कांस्य शेर के लंबी दूरी के हमलों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उन दोनों ने शेरों को करीब आने से बचाने के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया। लेकिन अगर वे समय रहते उनसे बचने में सक्षम नहीं थे, वे अस्थायी रूप से लड़ाई छोड़ देंगे और इसके बजाय मूर्तियों पर जमकर हमला करेंगे। हालांकि कांस्य शेर क्षति के प्रति अभेद्य लग रहे थे। चाहे वह ग्रे क्यूई हो या तलवार का वार, उनके शरीर से झिलमिलाती नीला प्रकाश किसी भी हमले का डटकर विरोध करेगा। मंच के चारों ओर सफेद रोशनी का अवरोध वास्तव में अजीब था। इसकी सतह कभी कभी चांदी की बिजली से चमकती थी, और जब भी कोई चीज पास आती थी, तो बिजली के बोल्टों की बौछार छोड़ने से पहले ये गड़गड़ाहट की आवाज करती थी। हालांकि सिंथ डेविल्स और बोन ब्रेसलेट ऐसे हमलों को झेलने में सक्षम थे, लेकिन उनमें से कोई भी कोई टालने योग्य क्षति नहीं चाहता था और स्पष्ट रहता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, बैरियर के भीतर लड़ाई और भी तीव्र होती गई। जब हान ली ने ये देखा, तो वह समझ गया, क्या यह एक अखाड़ा है? एक नजर में उसने देखा कि अधेड़ उम्र का आदमी एक मध्य नवजात आत्मा कृषक था और उसके पास जो अजीब हड्डी का कंगन था, वह सिंह शैतानों को दूर रखने वाली एकमात्र चीज थी। जहां तक 2 कांसे के शेरों की बात है, वे खतरनाक दिखाई दे रहे थे। 2 मानव रहित कठपुतलियां होते हुए भी उन्होंने ऐसी शक्तियों को बलपूर्वक विचलित कर दिया। यदि उनमें से कोई भी उलझा होता, तो वे आसानी से बच नहीं पाते। जैसे ही वह खुद से बुदबुदाया, हान ली ने अपनी आंखें दृश्य पर घुमाई।
प्रकाश अवरोध ने लगभग पूरे क्षेत्र को कवर कर लिया था और किनारों पर अंतराल से प्रकाश चमक रहा था, जो अन्य भयावह प्रतिबंधों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर रहा था। ऐसे में उनके पास आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन वह बैरियर के दूसरी ओर एक बड़ा पहाड़ी द्वार देख सकता था, जो संभवतः कुनवू हॉल का प्रवेश द्वार था। हान ली सोच में डूबकर अनजाने में भौहें चढ़ा बैठा। वह वहां रुकने का जोखिम नहीं उठा सकता था, क्योंकि ग्रैंड इमोर्टल जो और कंपनी जल्द ही आने वाली थी। जैसे उसने अपनी आस्तीन हिलाकर ट्राइफ्लेम फैन को अपने हाथ में बुला लिया। उन्होंने अस्थायी रूप से अवरोध को दूर करने और बिजली की गति का उपयोग करके शीघ्रता से गुजरने के लिए इसका उपयोग करने की योजना बनाई। हालांकि उसका खोजा जाना निश्चित था, लेकिन यह एक स्वीकार्य जोखिम था, क्योंकि वहां मौजूद लोग उससे लड़ने की स्थिति में नहीं थे। उसने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक वह एकदम झटके से किनारे पर एक विशाल पत्थर के खंभे को देखने के लिए मुड़ा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। यदि उसने अपनी आध्यात्मिक समझ को उसकी पूर्ण सीमा तक मुक्त नहीं किया होता, तो वह हल्के आध्यात्मिक उतार चढ़ाव से चूक जाता। हतप्रभ होकर उसने अपनी ब्राइट साइड स्पिरिट आइज को सक्रिय किया और पत्थर के खंभे के ऊपर लाल दानव आंखों की एक जोड़ी देखी। सिल्वर विंग नाइट फील्ड। अपने अलार्म में उसने तुरंत उन शापित आंखों के मालिक को पहचान लिया और तुरंत आध्यात्मिक शक्ति को अपने शरीर में प्रवाहित कर दिया। जैसे जैसे उसकी आध्यात्मिक आंखों की शक्ति बढ़ती गई, उसने अंततः आंखों से संबंधित एक गहरे रंग का छायाचित्र देखा। हालांकि नाइटफील्ड उसे नहीं देख रहा था, बल्कि बैरियर में लड़ाई पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। पहाड़ की पाबंदियों और हान ली की छुपने की तकनीक के कारण वह अभी तक उसे खोज नहीं पाया था। हालांकि वह इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे और उनकी अभिव्यक्ति खराब हो गई। सिल्वर विंग नाइटफील्ड के अलावा उन्होंने 2 अन्य लोगों को देखा। अपनी आध्यात्मिक आंखों की पूरी शक्ति के साथ भी वह उन्हें स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम नहीं था, लेकिन शेरबाज की रूपरेखा और एक अपरिचित मानव जैसी आकृति को देखने में सक्षम था। चूंकि जानवर एक साथ छिपे हुए हैं, ऐसा लगता है कि वे सहयोगी हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि उनका उद्देश्य कुनवू हॉल में कुछ था? हान ली ने सोचा। फिर उसकी अभिव्यक्ति में एक बार फिर हलचल हुई और वह पीछे मुड़ा और नीचे पत्थर के जंगल से रोशनी देखी। ऐसा प्रतीत हुआ कि ग्रैंड इमोर्टल जो और कंपनी तेजी से पीछा कर रहे थे। N0B3 लिमिटेड 0 वे ने ऑडियो बुक्स 108 पर इस अध्याय की रिलीज के लिए मूल होस्ट के रूप में कार्य किया। ऐसी परिस्थितियों में वह अब और संकोच नहीं कर सकता था। फूश! उसके पंखे से आग की लपटें निकली और ब्लेड की तरह चुपचाप बैरियर की ओर कट गईं। हालांकि उसने पंखे की शक्ति सीमित कर दी थी, लेकिन जब आग की लपटें बैरियर से टकराईं, तो एक धीमा विस्फोट हुआ, जिसके बाद चकाचौंध करने वाली रोशनी फूट पड़ी। चाहे वह पत्थर के खंभे के ऊपर छिपे 3 जानवर हो या बैरियर में लड़ रहे किसान, उनका ध्यान तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो गया। ये देखते हुए कि उसके ट्रैक पहले ही सामने आ चुके थे, हान ली छिपकर बाहर निकला और आगे की ओर छलांग लगा दी। जैसे ही उसने बैरियर के दूसरे छोर पर अपना रास्ता बनाया, वह एक नीली लकीर में बदल गया। प्रतिबंधों से मुक्त होने के लिए जादुई शक्ति का जबरन उपयोग करके उसने बहुत तेजी से यात्रा की और एक पल में 100 मीटर से अधिक दूर पहुंच गया। अपमान! बूढ़ा शैतान कियान गुस्से में चिल्लाया और उसके 3 टुकड़े हो गए। शैतान धुंधले हो जाते हैं और दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। एक पल में वे हान ली के सामने अजीब तरह से मुड़ गए और बर्फीली हरी आंखों से उसे घूरने लगे। भाड़ में जाओ! हान ली जमकर चिल्लाया। गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट में सुनहरी बिजली का एक घना बोल्ट आगे की ओर चला गया, जो हवा में घूमता हुआ एक सुनहरा बार ड्रैगन बन गया। दिव्य डेविल बेन लाइटनिंग! जब बूढ़े शैतान कियान ने ये देखा, तो वह गुस्से से चिल्लाया। 3 अवतारों ने उसे रोकने के लिए जो काली की हुई जारी की थी, वह बिना किसी प्रतिरोध के घुल गई थी। गोल्डन फ्लड ड्रैगन के अब रास्ता साफ होने के साथ हान ली बह गया और बैरियर की दूसरी तरफ पहुंच गया। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड। अध्याय 1017। भारी दबाव प्रकाश अवरोधक ने हान ली के दृष्टिकोण को भांप लिया और उस पर चांदी की बिजली का तूफान छोड़ दिया।
आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। उसने सीटी बजाकर बार ड्रैगन को आगे बढ़ने और टूटने का आदेश दिया। सुनहरी बिजली का एक जाल तुरंत बन गया और उसने खुद को सुरक्षित कर लिया, जिससे संपर्क में आने पर प्रत्येक बिजली का बोल्ट गायब हो गया। हान ली, ये तुम हो? बड़े हान। जब उसके आसपास की रोशनी कम हो गई, तो हान ली दिखाई देने लगा, जिसने बूढ़े शैतान कियान और मध्यम आयु वर्ग के चौकोर चेहरे वाले कल्टीवेटर को अपनी उपस्थिति से उत्तेजित कर दिया। चौकोर चेहरे वाले व्यक्ति ने हान ली का ध्यान आकर्षित किया, और वह उसे सतर्क दृष्टि से देखने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसे यकीन नहीं था कि उसने उसे कैसे पहचान लिया। हालांकि उसे लगा कि यह अजीब है। उसने अपना ध्यान वापस बैरियर की ओर लगाया और अपना पंखा लहराया, जिससे फीनिक्स की चीख के साथ साथ तिरंगे रंग का नरकंकाल भी निकला। पलक झपकते ही इसने एक बड़े छेद को जला दिया और वह धधकते हुए उसमें से निकल गया। उस क्षण उसे राहत महसूस हुई और उसने अपने पीछे देखा। बैरियर की दूसरी ओर उन्होंने ग्रैंड इमोर्टल जू और लिन यिनपिंग को आते देखा। जब उन्होंने उसे वापस देखा तो उनका व्यवहार भद्दा था। हान ली ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा। उन्होंने अजीब स्वर में कहा, चूंकि इतने सारे लोग आए हैं, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे काम के लिए छोड़ देता हूँ। अपने आप को व्यस्त रखें। तभी उसकी कलाई के एक झटके से गड़गड़ाहट हुई और सुनहरी बिजली की एक चिंगारी निकली। इसने बैरियर से संपर्क बनाया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। एक क्षण बाद ये दूसरी ओर से टकराया। बूम! बिजली मंच के किनारे स्थित एक साधारण पत्थर के खंभे पर गिरी। जवाब में एक दबी हुई खर्राटे की आवाज आए और सिल्वर विंग नाइट फील्ड, लान हॉक और एक बदसूरत सींग वाली महिला सामने आ गई। एक शेरबाज। ग्रैंड इमोर्टल जू ने तुरंत सबसे स्पष्ट विशेषताओं वाले जानवर को पहचान लिया और उसका दिल कांपने लगा। जब लिन यिनपिंग और अन्य लोगों ने उसे सुना, तो वे तुरंत चिंतित हो गए और सतर्क हो गए। बड़े बुजुर्ग, गेतिया नहाओ और अन्य दो तब पहुंचे और सिंथ डेविल्स को देखकर आनंदित हुए। तीनों जानवर प्रकट होने से बेहद उदास थे, और नाइटफील्ड ने तुरंत हान ली को दुश्मन के रूप में पहचान लिया, जिसने लगभग उसकी जान ले ली थी। जब वही व्यक्ति उसकी योजनाओं को बर्बाद कर रहा था, तो वह लगातार अपने दिल में कोसता रहा। साथ ही वह इस बात से भी हैरान था कि वह उनके छुपे हुए हिस्से को कैसे देख पाया। जानवर कृषकों के प्रति भयभीत नहीं थे, लेकिन वे उम्मीद कर रहे थे कि कृषक उनकी ओर से कुछ महत्वपूर्ण प्रतिबंधों को तोड़ देंगे। अब जब उनका पता चल गया, तो वे निश्चित नहीं थे कि क्या करें। जहां तक ग्रैंड इमोर्टल जू का सवाल है, उसका चेहरा उतर गया, क्योंकि उसे स्थिति से निपटना मुश्किल लग रहा था। जब उसकी नजर बाकी दो राक्षसों पर पड़ी, तो उसका दिल सदमे से कांप उठा। वे मानव जैसे थे, और उनके पास आश्चर्यजनक राक्षसी कीवी थी जो लान हॉक से कम नहीं थी। जैसे ही उसने उनकी ताकत की तुलना की, उसने कार्रवाई करने की हिम्मत न करते हुए मन ही मन कोसा। पुराने शैतान कियान और ये कबीले के बुजुर्ग ने हुए बड़े बदलावों को देखकर तुरंत अपनी लड़ाई बंद कर दी, लेकिन दो कांस्य शेर उनके साथ उलझते रहे। असहाय होकर वे केवल उन्हें दूर रख सकते थे, क्योंकि वे सतर्कता से एक दूसरे को देख रहे थे। धीरे धीरे उनके बीच की दूरी बढ़ रही थी। जहां तक दूसरों की बात है, उन्होंने खुद को आशंकित गतिरोध में पाया। हान ली ने इससे होने वाली अराजकता पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह बस धुंधला सा पीछे की ओर चला गया। चून की खजाने को जब्त करने का अवसर था, इसलिए वह इसे जाने नहीं देना चाहता था। एक ऊबड़ खाबड़ रास्ते से अपना रास्ता बनाने के बाद वह अंततः बढ़िया जेड से बने एक पहाड़ी द्वार पर पहुंचे। गेट काफी अनोखा था। उनके किनारे पंक्तिबद्ध विशाल एकांत वृक्षों के दो स्तंभ थे और कुछ भी नहीं था अन्यथा। इसके पार देखने पर वहां एक दोषरहित सफेद सड़क थी जो 3 किलोमीटर से अधिक दूर तक फैली हुई थी, जिसके सामने एक भव्य उपस्थिति वाले विशाल महल की धुंधली झलकियां दिखाई दी। तो वह कुनवू हॉल है, हान ली ने बुदबुदाया। एक क्षण की झिझक के बाद उसने चारों ओर देखा और अपना ध्यान दोनों ओर लगे पेड़ों पर केंद्रित किया। प्रत्येक लगभग 100 मीटर ऊंचा था, और उनके पीले और सूखे रंग के बावजूद
प्रत्येक ने एक अजीब धारणा दी कि वे जीवन से भरपूर थे। जब उन्होंने अपनी आध्यात्मिक समझ से उनका बारीकी से परीक्षण किया तो उन्हें कुछ भी अजीब नहीं लगा। वे अंदर और बाहर बिना किसी असामान्य हस्ताक्षर के पूरी तरह से सामान्य थे। हान ली ने अनजाने में भौहें चढ़ा दी और अपना ध्यान उनसे हटा लिया। थोड़े ही क्षण बाद वह अपनी आध्यात्मिक समझ को विशाल द्वार के पार ले गया और पुष्टि की कि वहां कोई प्रतिबंध छिपा नहीं था। फिर वह इसके माध्यम से दूर कुंभू हॉल की ओर बढ़ गया, लेकिन 40 मीटर भी अंदर नहीं जाने पर उसे अचानक अपने पूरे शरीर में एक बर्फीली लहर फैलती हुई महसूस हुई। अच्छा नहीं है, हान ली अंदर से चिल्लाया। उसने वापस कूदने की सोची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे अचानक अपने शरीर पर भारी दबाव महसूस हुआ और उसके घुटने जमीन पर झुक गए। बिना कुछ और सोचे वह चिल्लाया और तुरंत अपने शरीर को चमकदार नीली रोशनी में ढक लिया, जिससे उसे कम से कम अपनी पीठ सीधी करने और एक घुटने पर खुद को उठाने में राहत मिली। उसी क्षण उसका शरीर लगातार कांप रहा था, क्योंकि उसके शरीर से लगातार दरारें आ रही थीं, जैसे कि उसकी हड्डियां टूटने की कगार पर थीं। हान ली को गहरा सदमा लगा। सुरक्षात्मक प्रकाश ने दबाव के केवल एक छोटे से हिस्से को अवरुद्ध किया। वह पहले से थोड़ा बेहतर था, लेकिन यह अभी भी असहनीय था। उसे यकीन था कि अगर उसने ब्राइटसेड आर्ट्स की खेती नहीं की होती या स्वर्गीय शव मोती को निगल नहीं लिया होता, तो उसकी हड्डियां धूल में बिखर जाती, जिससे वह पूरी तरह से असहाय हो जाता। उसके आसपास की गहन जांच से किसी मंत्र रचना का कोई संकेत नहीं मिला। ऐसा कैसे हुआ कि वह इतने शक्तिशाली प्रतिबंध में पड़ गया? जैसे ही हान ली ने मन ही मन शाप दिया, उसने झट से एक मंत्र बोल दिया। अपने हाथों का उपयोग करने में असमर्थ होने के कारण उनके पास मंत्रोच्चार के साथ तकनीक अपनाने का एकमात्र विकल्प था। गगनभेदी गड़गड़ाहट हवा में गूंज उठी। सोने की चमक में उसके शरीर पर बिजली की एक परत दिखाई दी। फिर उसने अपने दांत भींच लिए और धीरे धीरे खुद को ऊपर उठाया। लेकिन जैसे ही वह आधा ऊपर गया, उसे लगा कि उसके शरीर पर अचानक दबाव बढ़ गया है और उसे वापस नीचे लाया गया। उनके चेहरे पर तरह तरह के भाव झलक रहे थे। पहाड़ के गेट के नीचे ओल्ड डेविल कियान और अन्य लोगों ने हान ली को दूर से पहाड़ के गेट पर रुकते हुए देखा था, लेकिन और कुछ नहीं देखा। खजाने का प्रलोभन उनके दिलों पर भारी होने के कारण उनमें अब कोई संयम नहीं रह गया था। जानवर, तुम मौत को दावत दे रहे हो। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। बूढ़ा शैतान कियान बैरियर के भीतर से गुस्से में चिल्लाया। सिंथ डेविल्स फिर एक में एकत्रित हो गए, जिससे 10 मीटर लंबा छायाचित्र बना। फिर उसने अचानक अपना हाथ पीछे कर लिया। देखते ही देखते वह एक अजगर में बदल गया और पीछे से उसके बगल में बैठे कांसे के शेर के मुंह में छलांग लगा दी। बाद में अजगर छाया के शरीर से अलग हो गया और प्रकाश की एक विशाल गेंद में बदल गया, जिसने शेर को पूरी तरह से घेर लिया। इसने अपने मुंह से प्रकाश का एक स्तंभ छोड़ने का प्रयास किया, लेकिन इसकी गतिविधियां पूरी तरह से प्रतिबंधित थीं। बगल में चौकोर चेहरे वाले कल्टीवेटर ने अपने बगल में विशाल हड्डी के कंगन की ओर इशारा किया। वह अचानक तेज रोशनी से चमक उठा और अपनी ही असंख्य पीली प्रतियों में बदल गया। जादू की मुहर के सक्रिय होने से वे सभी कांस्य शेर के ऊपर दिखाई देने से पहले दृश्य से ओझल हो गए। परिणाम स्वरूप अनगिनत कंगन नीचे गिर गए और उसे पूरी तरह से रोक दिया, जिससे वह जमीन पर गिरने को मजबूर हो गया। N0V3 लिरियल्म वह मंच था जहां इस अध्याय को शुरुआत में ऑडियो बुक से 108 पर प्रदर्शित किया गया था। हालांकि उसने अब कठपुतली पर ध्यान केंद्रित नहीं किया और उदास होकर अपना ध्यान विशाल छाया पर केंद्रित कर दिया। बूढ़े शैतान कियान ने ठंडे स्वर में कहा, ओवरफ्लोइंग स्काई ब्रेसलेट अपनी प्रतिष्ठा के योग्य है। अफवाह यह है कि यह प्राचीन शाइनिंग मून ब्रेसलेट की प्रतिकृति है। मुझे इसकी शक्ति को सत्यापित करने का कभी मौका नहीं मिला। मेरी अब तक की टिप्पणियों से यह अन्य दिव्य आत्मा खजाना प्रतिकृतियों से कम शक्तिशाली नहीं होना चाहिए। चौकोर चेहरे वाला कल्टीवेटर ठंडे स्वर में हंसा और गेट की ओर देखा। बिना खजाना मेरी रक्षा कर रहा है। मुझे डर है कि तुमने मुझे पहले ही मार डाला होगा।
अगर हम लड़ना जारी रखते हैं तो खजाना वह युवा ले जाएगा जो अभी हमारे पास से गुजरा है। अगर कुंभ हॉल के प्रतिबंध इतनी आसानी से नष्ट हो जाते तो क्या आप पहले ही प्रवेश नहीं कर चुके होते? इसके अलावा मैं उसे यहाँ से कैसे भगा सकता हूँ? बूढ़े शैतान कियान की आवाज ठंडी हो गई। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या आपने उसे एल्दहान नहीं कहा? क्या वह आपके कुल का कृषक हो सकता है? चौकोर चेहरे वाले कल्टीवेटर ने अपनी आंखें घुमाई और हंसते हुए कहा, हे मुझसे गलती हुई। मैं वास्तव में उसे नहीं जानता। बूढ़ा शैतान कियान एक पल के लिए चुप हो गया, मानो अपने शब्दों को सत्यापित करने की कोशिश कर रहा हो। फिर उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, भले ही वह स्वर्गीय दक्षिण से आया एक विदेशी है। कुनबु पर्वत की सील खोलने की आपकी सभी योजनाओं के साथ क्या आप इसके खजाने को किसी विदेशी के हाथों में सौंपने की योजना बना सकते हैं? क्या एक साथ प्रतिबंध तोड़ना बेहतर नहीं होगा? फिर हम कुनबु हॉल में खजानों के लिए किसी भी तरीके से चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, मैं सहमत हूँ। ओल्ड डेविल कियान को बहुत आश्चर्य हुआ। चौकोर चेहरे वाला आदमी बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत सहमत हो गया। बल्कि ये बूढ़ा शैतान था जो झिझकने लगा। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 1018। अमर रूप संप्रदाय के बुजुर्ग जब ग्रैंड इमोर्टल जू ने उनकी बातचीत सुनी तो उसने प्रकाश अवरोध के माध्यम से दोनों को बेरहमी से देखा और नाराजगी से कहा, आप पहले हमारे सामने राक्षसों से कैसे निपटेंगे? खजाना अन्यथा एक सपना होगा। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। बूढ़े शैतान कियान ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, तो तुम्हें भाईजू होना चाहिए। इससे पहले कि मेरी नजर खजाने पर पड़े, आपसी विनाश का जोखिम उठाने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरा मानना है कि अगर हम एक साथ मिल भी जाएं, तो भी हमें उन तीनों के सामने कड़ी चुनौती झेलनी पड़ेगी। भाई कियान का क्या मतलब है? हालांकि उनके गुटों के बीच हमेशा अच्छे संबंध थे, ग्रैंड इमोर्टल जू की अभिव्यक्ति डूब गई। सफेद छाया ने उदासीनता से जारी रखा, चूंकि वे छिपे हुए थे जबकि साथी डोएस्टिये और मैं भयंकर युद्ध में थे, इसलिए उनके दिमाग में एक उद्देश्य होना चाहिए। अगर वे वास्तव में हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, तो ये कार्रवाई करने का एक इष्टतम अवसर होगा। नाइटफील्ड की आंखें हरी चमक उठी और उसने शांति से कहा, यह अच्छा है कि आप समझ गए। चूंकि हम अब छुपे हुए नहीं हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि हम कुनबु हॉल में कुछ वस्तुओं की तलाश में हैं। जब तक हम उन्हें इकट्ठा नहीं कर लेते, तब तक हमारा कार्रवाई करने का कोई इरादा नहीं है। सींग वाली औरत और शेरबाज चुपचाप उसके पास खड़े थे। ओल्ड डेविल कियान की तरह ग्रैंड इमोर्टल जू को भी अपना जीवन व्यर्थ में दांव पर लगाने की कोई इच्छा नहीं थी। कुछ सोचते हुए निश्चिंत होकर उसने कहा, संतनी और मुझे आगे के खजानों में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमें केवल कुछ वस्तुओं की परवाह है जो यंगस्टर हान के पास हैं, और हम उन्हें हासिल करने के लिए पूरी तरह से प्रेरित हैं। बेशक अगर हमें घोस्ट शिफ्टिंग बैनर मिल जाता है, तो हम इसे आपके संप्रदाय को लौटा देंगे। जीत या नहाव ने लापरवाही से कहा, उस स्थिति में हमें यहाँ लड़ने की जरूरत नहीं है। आइए पहले एकजुट होकर प्रतिबंध तोड़ें, नहीं तो और भी प्रतिबंध आएंगे। यदि हम किसी बाहरी व्यक्ति को खजाना हासिल करने की अनुमति देते हैं, तो ये हमें हंसी का पात्र बना देगा। उपस्थित सभी लोग बहुत अनुभवी थे और कई वर्षों तक जीवित रहे। उनमें से किसी का भी इरादा किसी को मूर्ख बनाने का नहीं था। इस प्रकार वे शीघ्र ही एक स्थायी समझौते पर पहुंच गए। हालांकि जब वे कुनबु हॉल के अंदर पहुंचे तो संघर्ष विराम टूटने की संभावना थी, लेकिन खजाना नजर आने से पहले ही एक दूसरे का नरसंहार करने से बेहतर था। चूंकि किसी को कोई आपत्ति नहीं है, तो चलिए शुरू करते हैं। बूढ़े शैतान कियान ने एक अजीब सी हंसी निकाली और उसकी सफेद छाया ने अपनी आस्तीन लहराई, जिससे वे दो विशाल अजगरों में बदल गए जो सीधे बैरियर की ओर बढ़े। चौकोर चेहरे वाले कल्टीवेटर ने अपने चारों ओर घूम रही दो उड़ती तलवारों की ओर भी इशारा किया और उन्हें हवा में काट दिया। जहां तक बैरियर के बाहर 3 जानवरों और खेती करने वालों की पार्टी का सवाल है, उन्होंने बैरियर पर हमला करने से पहले सावधान दृष्टि का आदान प्रदान किया।
राक्षसी क्यूई की तेज चमक और लहरों के साथ विस्फोटों की आवाज से उनके चारों ओर की हवा भर गई। पत्थर के जंगल में एक स्तंभ के रूप में छिपी एक पन्ना हरी आकृति बुदबुदाती हुई बोली, चाचच, मुझे उम्मीद नहीं थी कि उग्र बूढ़ा शैतान कियान सिल्वर पंख वाले नाइटफील्ड और अन्य जानवरों के साथ हाथ मिलाएगा। भविष्य में जब मेरा सामना उस बूढ़े शैतान से होगा तो मुझे सावधान रहना होगा ताकि वह मेरे खिलाफ कोई योजना न बनाए। किनारे पर एक हरे रंग का छायाचित्र फूंकार कर स्पष्ट रूप से बोला, आपकी वर्तमान खेती के साथ उसे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है आपके विरुद्ध योजना। यदि उसका अनब्रोकन सिंक डेविल्स आप पर हमला करता तो आपके पास उनसे बचने का कोई रास्ता नहीं होता। ये दोनों अमर रूप संप्रदाय के बुजुर्ग थे। सीनियर मार्शल सिस्टर, ऐसा नहीं है कि मेरे पास उससे निपटने का कोई तरीका नहीं है, युवती ने मुंह बनाते हुए कहा। लेडी म्यू ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, आप जैसा प्रारंभिक नवोदित सोल कल्टीवेटर वास्तव में सोचता है कि वे अंतिम चरण के कल्टीवेटर के साथ सौदा कर सकते हैं। तुम्हारी तो बात ही छोड़िए, मैं भी उससे अपना बचाव नहीं कर पाऊंगा। हमारे संप्रदाय की क्षमताएं सीधे टकराव के लिए अच्छी नहीं हैं, लेकिन अगर मेरे पास उसके खून की एक बूंद भी होती तो मुझे लगता है कि मैं उसे श्राप देकर गंभीर रूप से घायल कर सकता हूँ। युवती ने नाराजगी से कहा, हमारे संप्रदाय की गुप्त तकनीकें महान 10 से कमतर नहीं हैं। यदि यह हमारी पिछली पीढ़ियों द्वारा स्थापित नियमों के लिए नहीं होता तो हम काफी विस्तार कर सकते थे और संभवतः एक लेट नेसेंट सोल कल्टीवेटर विकसित कर सकते थे। तब हमें ओल्ड डेविल कियान जैसे लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। लेडी म्यू ने आह भरते हुए कहा, हमारे संप्रदाय के संस्थापक कुंभू के 3 गुरुओं के वंशज थे। मूल रूप से संप्रदाय की स्थापना इसकी रक्षा के लिए सील के पास की गई थी, लेकिन हजारों साल बाद ये बात भुला दी गई। यदि यह वह संदेश नहीं होता जो हमने एल्डर जियांग से प्राप्त किया होता तो हम अपने संप्रदाय के संस्थापक अभिलेखों की जांच नहीं करते और मुहर के मामलों पर अनभिज्ञ बने रहते। नहीं, हमारे पास ऐसी खतरनाक जगह में प्रवेश करने का कोई कारण होगा। युवती ने फिर उल्लेख किया, ओल्ड डेविल कियान की बात करते हुए, मुझे लगता है कि हमें उस युवा पर अधिक ध्यान देना चाहिए जो डिवाइन डेविलबेन लाइटनिंग का उपयोग करता है। वह महान शक्ति का प्रशंसक है और यहाँ तक कि देर से उभरे सोल कल्टीवेटर को भी पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। अगर इसका प्रयोग सील के अंदर किया जाए तो इसकी ताकत और भी ज्यादा होगी। इसमें कोई शक नहीं कि यह शानदार 7 फ्लेम फैन की प्रतिकृति है। ऑडियो बुक्स 108, प्रेरणादायक दिमाग, रोशन करने वाली आत्माएं। ये निश्चित रूप से एक प्रतिकृति है, लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि यह 7 फ्लेम फैन की है। उसका स्वरूप अपरिचित है, लेकिन उसके पास महान शक्ति और बिजली की गति का उपयोग करने की क्षमता है। वह निश्चित ही असाधारण है। हालांकि वह ग्रेट जिन से नहीं लगता है, नहीं वह ये कबीले से संबद्ध है। कोई बात नहीं, हमें उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एल्डर जियांग को बहुत पहले ही पहाड़ में प्रवेश कर जाना चाहिए था। लेडी म्यू ने हैरान होकर कहा, वह अभी तक उन्हें रोकने के लिए क्यों नहीं आए? उनकी क्षमताओं में से कोई उन्हें आसानी से नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहिए। युवती ने झिझकते हुए कहा, शायद सीनियर के पास निपटने के लिए अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र भी थे, जैसे डेविल सप्रेसिंग पैगोडा। वह स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेडी म्यू ने निराशा से अपना सिर हिलाया। असंभव, डेविल सप्रेसिंग पैगोडा पर्वत की सील का निर्माण कोर हो सकता है, लेकिन इसे मजबूत करने के लिए उसे पहले कुनबू हॉल से ड्रैगन कॉल क्रेस्ट प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। ये देखते हुए कि सीनियर जियांग कितना शक्तिशाली है, वह पहले यहाँ क्यों नहीं आएगा? क्या सीनियर मार्शल सिस्टर ये कहना चाहती है कि सीनियर जियांग को कुछ हुआ है? उसकी साधना से इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं हो सकता जो उसे हानि पहुंचा सके। क्या किसी ने उसे फंसाया होगा? जब उसने बोलना समाप्त किया तो युवती का चेहरा पीला पड़ गया। लेडी म्यू की अभिव्यक्ति बदल गई, लेकिन उसने मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया, ये बहुत संभव नहीं है। पहले कुछ प्रतिबंध पहले ही नष्ट कर दिए गए थे। यदि वह फंसा था
तो उसे पहले ही मुक्त हो जाना चाहिए था। ऐसा जरूर है कि वास्तव में कुछ ऐसा है जिसने उसे पहाड़ में प्रवेश करने में देरी की है। मुझे आशा है कि यही मामला है। वैसे भी हमें अभी भी इन लोगों का अनुसरण करना होगा और देखना होगा कि क्या हम पहले ड्रैगन कॉल क्रास्ट हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा केवल हेवन क्रिस्टल स्टेल ही सील को मजबूत करने में सक्षम होगा, लेकिन हमारे पूर्वजों ने इसका स्थान हम तक नहीं पहुंचाया था। यदि हमारे पास ये होता तो हमें उनका अनुसरण करने का जोखिम उठाने की आवश्यकता नहीं होती। युवती ने नाराजगी के भाव के साथ अपनी बात समाप्त की। आपको पता होना चाहिए कि हेवन क्रिस्टल स्टेल की योजना केवल बैकअप के रूप में बनाई गई थी। इसके ठिकाने के बारे में केवल कुनवु बुजुर्गों के वंशजों को ही पता चला था। इस डर से कि यह जानकारी रखने वालों के साथ कुछ हो जाएगा, उन्होंने पहाड़ की सील को नियंत्रित करने के लिए एक और तरीका बनाया। ऐसा कहा गया था कि स्टील को एक अप्रत्याशित जगह पर छुपाया गया था और जो लोग जानते थे वे इसे ढूंढने में सक्षम होंगे। एक गुप्त और खुली विधि तैयार करके प्राचीन कृषकों ने स्पष्ट रूप से इस प्रतिबंध में बहुत प्रयास किया था। युवती ने भौहें चढ़ाई। कुनवु के 3 स्वामी क्या सोच रहे थे? को हमारे लिए इतनी बड़ी विपत्ति छोड़ जाओ। उन्होंने आध्यात्मिक क्षेत्र से आध्यात्मिक क्षेत्र को सील करने के लिए इतना बड़ा प्रयास करने के बजाय इस व्यक्ति का सिर क्यों नहीं काट दिया? लेडी म्यू ने एक पल के लिए झिझकते हुए कहा, रिकॉर्ड में इसका कारण भी बताया गया है। ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति की पहचान बहुत खास थी, जिसमें उच्च लोकों से जुड़ा मामला भी शामिल था। परिणाम स्वरूप उनमें से किसी ने भी इसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं की और केवल पहाड़ को सील कर सके। तो यह वैसा ही था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उनके कार्यों पर लगाम क्यों लगाई गई। हालांकि इस व्यक्ति की साधना कितनी ऊंची है? युवती ने उत्सुकता से पूछा। जब एल्डर जियांग ने उल्लेख किया तो वह घबराया हुआ लग रहा था। इतने लंबे समय से जब से हम उसे जानते हैं, यह एकमात्र मौका है जब हमने उस बूढ़े सनकी को बेचैन देखा है। लेडी म्यू ने उसकी ओर देखा और झुंझलाहट से उत्तर दिया, इसके बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है जब हम अपनी उंगली घुमाकर मारे जा सकते हैं। तो ऐसा ही था, युवती ने असहाय स्वर में कहा। और आप 4 स्काइज रूलर लाए हैं। हाँ, ड्रैगन कॉल प्रतीक के लिए लड़ने के लिए हमें इस पर भरोसा करना होगा। युवती ने अपनी आंखें घुमाई और मुस्कुराई। सीनियर मार्शल सिस्टर पहले ही कई बार याद दिला चुकी है। मैं हमारे संप्रदाय के हस्ताक्षर खजाने को कैसे भूल सकता हूँ, लेकिन यह अफसोस की बात है कि आपकी साधना कला इसके लिए अनुपयुक्त है, या यह आपके लिए बेहतर होगी। सीनियर मार्शल सिस्टर ने कहा कि इस व्यक्ति को दबाने के लिए इस्तेमाल किए गए 2 दिव्य आत्मा खजानों में से एक 8 आत्मा शासक था, वह खजाना जिसकी 4 स्काई शासक एक प्रतिकृति है। मुझे उम्मीद है कि हम इसे देख पाएंगे। 8 आत्मा शासक और काली हवा का झंडा। मैं भी। लेडी म्यू की विचारधारा तब बाधित हुई जब उसने अचानक अपना ध्यान बैरियर की ओर लगाया। कठोर अभिव्यक्ति के साथ उसने कहा, बूढ़ा शैतान कियान और अन्य लोग टूट गए थे। जल्दी करो। युवती का हृदय कांप उठा और उसने सिर उठाया। उसने उन्हें प्रकाश अवरोधक को तोड़ते हुए और पहाड़ी द्वार की ओर बढ़ते हुए देखा। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 1019। गोल्ड विद स्पिरिटवुड। हम अनुसरण करेंगे, लेकिन अपनी दूरी बनाए रखें, लेडी म्यू ने कहा। सौभाग्य से पहाड़ के प्रतिबंध आध्यात्मिक समझ को सीमित करते हैं, या हम देर से उभरे सोल कल्टीवेटर को छाया नहीं दे सकते। फिर दोनों सफेद रोशनी से जगमगा उठे और चुपचाप पत्थर के खंभों से उड़ गए और एक गुप्त तकनीक से उनका पीछा किया। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। कुछ ही देर बाद, जहां महिला कुछ देर पहले छुपी हुई थी, वहां से एक हरे रंग की रोशनी टिमटिमा रही थी, जिससे एक विशाल हरे रंग की आकृति दिखाई दे रही थी। जिस दिशा में 2 महिलाएं बर्फीली क्रिस्टलीय आंखों से चली गईं, उसने उदासीनता से देखा। केवल एक क्षण बाद अजीब तरह से दृष्टि से ओझल हो गई। जब बूढ़ा शैतान कियान और अन्य लोग पहाड़ी द्वार के सामने पहुंचे, तो हानली पहले से ही विशाल महल के रास्ते का आधा रास्ता तय कर चुका था।
वह किसी तरह खड़ा हो गया और धीरे धीरे छोटी सड़क पर चल रहा था, लेकिन हर कदम पर उसके शरीर पर भारी दबाव पड़ रहा था, जो उसे रुकने के लिए मजबूर कर रहा था। उस समय नीला और सोना टकरा गया, क्योंकि बिजली और प्रकाश सुंदर बैंगनी लौ की परत के साथ उसके शरीर के चारों ओर घूम रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने आंशिक रूप से बार ड्रैगन का रूप लेने के लिए आत्मा वशीकरण तावीज का भी उपयोग किया। जब अन्य लोगों ने उसे देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। एक काला वस्त्रधारी बूढ़ा व्यक्ति खुद को पूछने से नहीं रोक सका, ये कौन सा जादू है? वह इस तरह के परिवर्तन से कैसे गुजर सकता है? कठोर अभिव्यक्ति के साथ जीत या नहाव ने कहा, भले ही वह प्रतिबंध के प्रभाव में लगता है, यह उसे निपटाने का एक प्रमुख अवसर है। फिर उसने जल्दी से अपना हाथ लहराया और एक अग्नि लाल हलबर्ट जारी किया। ट्राइफ्लेम फैन के हमले से पूरी तरह नष्ट हो चुके अपने हड्डी के कृपाण के खो जाने से वह बहुत दुखी था। अब जब एक अवसर सामने आया है तो वह इसे आसानी से जाने नहीं देने वाला था। लेकिन जब उसका हलबर्ट 30 मीटर दूर उड़ गया तो वह जोर से फर्श से टकराया और जमीन में एक गहरा गड्ढा बना गया। वह शांत था और जरा भी हिलने डुलने में असमर्थ था। क्या? हैरान होकर उसने जल्दी से अपनी जादुई शक्ति का उपयोग किया और हलबर्ट को वापस लौटने के लिए चाहा, लेकिन वह स्थिर ही रहा। जब लिन यिनपिंग ने ये देखा तो वह चिल्लाए, अधिक दमनकारी शक्ति। सिल्वर विंग नाइट फील्ड ने दोनों ओर के पेड़ों को देखा और उदासीनता से कहा, बल्कि ये गोल्डवेट ग्रेविटी है। रास्ते में लगे गोल्डवेट स्पिरिट पेड़ों ने एक प्राकृतिक प्रतिबंध पैदा कर दिया है। जो कोई भी इसकी सीमा में कदम रखेगा उसके पास अपार शक्ति होगी। उनके शरीर को नीचे खींचिए, जिससे वे गतिहीन हो जाएंगे। तो फिर वही युवा हान कैसे चल रहा है? ग्रैंड इमोर्टल जू ठंड से हंसा और हान ली की पिछली आकृति पर एक नजर डाली। सिल्वर विंग नाइट फील्ड ने उसकी ओर देखा और उपहास करते हुए कहा, क्या आप उसके परिवर्तन को नजरअंदाज कर रहे हैं? अपने वर्तमान स्वरूप में उनकी खेती लगभग आधी बढ़ गई है। मध्य नवजात आत्मा चरण के चरम पर साधना और दिव्य डेविलबेन लाइटनिंग और उन बैंगनी बर्फ की लिपटों के साथ वह महान शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। यदि आपको आगे बढ़ना था तो मुझे संदेह है कि आप उसके बराबर वजन नहीं संभाल पाएंगे। अभिव्यक्तिहीन ग्रैंड इमोर्टल जू ने पूछा, क्या ऐसा है? आपके लहजे से मुझे लगता है कि आप उस यूथ हान से काफी परिचित हैं। क्या आप उसे पहचानते हैं? कोई बात नहीं, हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। सिल्वर विंग नाइट फील्ड उसकी पूछताछ के जवाब में मुस्कुराया। ग्रैंड इमोर्टल जू का रवैया उदासीन रहा, लेकिन प्रतिक्रिया ने उसे बहुत नाराज कर दिया। उसने भौहें सिकोड़कर कहा, क्या वे गोल्डवेट स्पिरिट ट्री नहीं है? प्राचीन वृक्ष को ट्रेजर फॉल ट्रीज के नाम से भी जाना जाता है। वे लंबे समय से बाहरी दुनिया में विलुप्त हो चुके हैं और ऐसा कहा जाता था कि धातु विशेषता वाले खजाने उनके द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आपका हलबर्ट जमीन पर गिर गया था। इसके अलावा पेड़ में एक सहज गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है जिसे आध्यात्मिक ज्ञान भी नहीं पहचान सकता है। चौकोर चेहरे वाले किसान ने गंभीरता से कहा, तो यह ऐसा ही था। पेड़ एक कठोर गुरुत्वाकर्षण शक्ति छोड़ते हैं जिसे दबाव को कई गुना बढ़ाने के लिए लगाया जा सकता है। उनकी विशाल संख्या और घने समूहों से मुझे डर है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम एक साथ 5 के प्रभाव में होंगे। मैं आप में से किसी के बारे में नहीं जानता, लेकिन मुझे पता है कि मेरा शरीर इस तरह के दबाव का सामना करने में सक्षम नहीं होगा। मुझे खुद पर यकीन नहीं है, इसलिए मैं इसे आजमाऊंगा। जब लिन यिनपिंग ने हानली की आकृति को धीरे धीरे आगे बढ़ते देखा तो उसकी अभिव्यक्ति कम हो गई और उसने उसकी कमर पर एक स्पिरिट बीस थैली थमा दी, जिससे एक अजीब छिपकली छूट गई। ये घने शल्कों से ढका हुआ था और इसके पंखों का एक जोड़ा था जिसमें मोटा मांस था। जाना, लिन यिनपिंग चिल्लाया और दूर से हान ली की ओर इशारा किया। पहाड़ के गेट से गुजरने से पहले सांप ने तुरंत खुद को पीली रोशनी की परत से ढक लिया। सभी की निगरानी में पंखों वाली छिपकली 40 मीटर तक उड़ी और हेल्बर्ट के ठीक बगल में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हालांकि
छिपकली बेहद दृढ़ थी और पूरी ताकत से अपने पैरों से जमीन से उठने के लिए संघर्ष करने में कामयाब रही। साथ ही उसने उड़ने की कोशिश में अपने पंख पूरी ताकत से फड़फड़ाए। जब उसने ये देखा तो उसके चेहरे से खुशी की झलक गायब हो गई। हालांकि ये जल्द ही एक दबे हुए विस्फोट के साथ गायब हो गया। सांप फट गया था, उसका मांस कीमा में बदल गया। लिन यिनपिंग का रंग अविश्वास से पीला पड़ गया। वह कैसे संभव है? क्या दबाव सचमुच इतना भयंकर है? उसने ऐसा दबाव झेलने के लिए क्या किया जिसे मेरी छिपकली भी नहीं सह सकी। ऑडियो बुक्स 108 प्रेरणादायक दिमाग रोशन करने वाली आत्माएं। इस पर ध्यान मत दो, बूढ़े शैतान कियान ने शांति से कहा। मैं उसके शरीर से एक हल्की राक्षसी कीवी को महसूस करने में सक्षम हूँ। उसने अस्थायी रूप से एक राक्षसी जानवर की ताकत हासिल करने के लिए किसी प्रकार की गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया। यही कारण है कि उसका शरीर अनावश्यक रूप से टिकाऊ हो गया। हालांकि ये स्पष्ट है कि उनकी क्षमताएं भी काफी उत्कृष्ट हैं। बिना किसी जादुई खजाने के वह 3 अलग अलग प्रकार की शक्तियों का उपयोग कर रहा है। एक ऐसा कारनामा जिसमें मैं सक्षम नहीं हूँ। उनके शब्दों से लिन यिनपिंग को अचानक समझ में आया, ऐसी तकनीकों के साथ उन्हें विधर्मी दास की बहुत समझ होनी चाहिए। बहुत बकवास, सींग वाली महिला ने अधीरता से कहा। बोलते रहो और वह पहले से ही कुंभू हॉल के अंदर होगा। उसकी आवाज टूटे हुए घंटे की तरह कठोर और अप्रिय लग रही थी। चिंता मत करो, ग्रैंड इमोर्टल जू ने शांति से कहा। हॉल के प्रतिबंध सड़क तक सीमित नहीं हैं। निश्चित रूप से उससे भी अधिक दुर्जय लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। चूंकि हम पेड़ की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं, इसलिए इसे तोड़ना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। जब तक हम धातु गुण सामग्री से रहित जादुई खजाने का उपयोग करते हैं, हमें आसानी से इसे तोड़ने में सक्षम होना चाहिए। क्या यह इतना आसान है? सींग वाली औरत ने संदेहपूर्वक कहा। गोल्डवेट प्रेशर केवल उस व्यक्ति पर प्रभावी होता है जो सावधानी से पकड़ा जाता है। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ग्रैंड इमोर्टल जू ने कहा। उसने अपना हाथ उठाया और बिना किसी हिचकिचाहट के निकटतम पेड़ पर हमला करते हुए एक छोटी पीली तलवार छोड़ी। एक भारी धमाके की आवाज आए और हल्का सोना चमक उठा उनके आसपास के पेड़ों से। उड़ती हुई तलवार ने एक घाव छोड़ दिया, लेकिन वह पेड़ को काटने के करीब भी नहीं थी। ये ग्रैंड इमोर्टल जू आश्चर्य से चिल्लाया। ऐसा लगता है कि साथ ही दाववादी जू भूल गए हैं कि गोल्डवेट स्पिरिट ट्री शुरू में धातु की तरह कठोर थे और कुनबू पर्वत की आध्यात्मिक क्यूई से अनगिनत वर्षों के पोषण के साथ वे अपेक्षा से परे हैं। मुझे डर है कि इन पेड़ों को नष्ट करना आसान काम नहीं होगा और इसमें हमें काफी समय लगेगा। आइए उन पर एक साथ हमला करें। ओल्ड डेविल कियान के समाप्त होने के बाद उसके विशाल सफेद सिलहूट ने अपना मुंह खोला और एक सफेद क्रिस्टल गोला उगल दिया। जैसे ही वह हवा में घूमा, वह एक विशाल पेड़ से टकरा गया। गेतियानहा और अन्य लोगों ने विभिन्न लकड़ी और जैद खजाने को बाहर निकालने और उनके दोनों ओर के पेड़ों पर हमला करने से पहले एक त्वरित नजर डाली। कुछ समय के लिए विभिन्न रंगीन रोशनी शानदार ढंग से भड़क उठी, जिससे दोनों ओर से कई पेड़ गिर गए। उनसे अनजान, जब तीनों जानवरों ने उन्हें पेड़ काटते देखा, तो वे मन ही मन बहुत खुश हुए। हालांकि उन्होंने अपना खजाना उगल दिया और इसमें शामिल हो गए, लेकिन उनके हमलों का प्रभाव न्यूनतम था। हालांकि इस्तेमाल की गई बड़ी ताकत चतुराई से इसे छुपाने में कामयाब रही, और खेती करने वाले भी अधिक समझदार नहीं थे। जैसे ही हान ली जोर जोर से आगे बढ़ा, सिल्वर मून ने आह भरते हुए कहा, कितना मूर्ख है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये कृषक गोल्डवेट स्पिरिट पेड़ों को काट देंगे। हान ली ने उदासीनता से उत्तर दिया, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ओल्ड डेविल कियान इतना लापरवाह है। आखिरकार उनके पास मेरी जैसी आंखें नहीं हैं। मैं इनमें से प्रत्येक पेड़ के मूल को देखने में सक्षम था और अंदर खुदे हुए शैतानी तावीजों को देखा। यदि आपने मुझे सावधान नहीं किया होता तो मुझे कुछ भी अजीब नजर नहीं आता। किसने सोचा होगा कि पूर्वजों ने एक पेड़ के अंदर एक तावीज बनाया होगा? सिल्वर मून ने एक पल के लिए झिझकते हुए पूछा। उस स्थिति में
तीन राक्षस बिना किसी प्रतिरोध के हॉल में प्रवेश करने में सक्षम होंगे। क्या हमें उन्हें चेतावनी नहीं देनी चाहिए? हान ली मुस्कुराए, चेतावनी देने वाली क्या बात है? ये कबीले के कृषक के अलावा बाकी लोग सिर्फ राहगीर हैं, इसलिए यह अच्छा है कि वे तीन उन्हें रोकने आए हैं। और अगर इतना समय न लगा होता तो मैं पेड़ भी जरूर काट देता। सिल्वर मून ने हंसते हुए कहा, क्या ऐसा है? हालांकि मास्टर को जितनी जल्दी हो सके हॉल में प्रवेश करना चाहिए था। जब तक खजाना आपका है, आप बिना किसी नुकसान के बच सकेंगे। बाद में हम बस कुछ दिनों के लिए पहाड़ पर छिप सकते हैं और रास्ता साफ होने का इंतजार कर सकते हैं। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 1020। पवित्र पूर्वज युआनचा, यह अच्छा होगा कि यह इतनी आसानी से चले। हालांकि हम एक समय में केवल एक ही कदम उठा सकते हैं, हान ली ने उदासीनता के साथ उत्तर दिया। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। उसी समय पीछे से एक जोरदार विस्फोट की आवाज आई। उसे तुरंत पता चल गया कि यह गिरे हुए गोल्डवेट स्पिरिट ट्री की आवाज थी, लेकिन वह थोड़ा भी घबराया नहीं था क्योंकि वह कुंभू हॉल से केवल 100 मीटर की दूरी पर था। इसके विशाल द्वार के शीर्ष पर वह पहले से ही एक अजीब बोर्ड देख सकता था जो न तो धातु और न ही लकड़ी से बना था। बोल्ड सुलेख और प्राचीन सुनहरी लिपि में कुंभू हॉल गर्व से उस पर खड़ा था। हान ली ने आह भरी और झिझकते हुए अपनी आस्तीन से एक जेड बोतल निकाली और उसके मुंह में मैरियड ईयर स्पिरिट मिल्क की एक बूंद डाली। गोल्डवेट ग्रेविटी का विरोध करने से उसका शरीर थक गया। स्पिरिट दूध के साथ उसकी शक्ति एक पल में फिर से भर गई, जिससे नीला प्रकाश, सुनहरी बिजली और बैंगनी लपटें पनपने लगी। इसके तुरंत बाद उसने महल के द्वार की ओर अपनी गति तेज कर दी। डेविल सप्रेसिंग पैगोडा की 7वीं मंजिल पर एक स्पष्ट विस्फोट की आवाज आई। बड़े सिर वाले सनकी दल को रोकने वाली क्रिस्टल दीवार अंततः उनके लगातार हमलों के बाद गिर गई थी। इससे जो टुकड़े निकले थे वे धीरे धीरे खत्म हो गए। दीवार बौद्ध अभयारण्य संप्रदाय का हस्ताक्षर खजाना होने के योग्य है। इसने हमें काफी समय तक रोके रखा है। चलो चलें। ऐसा कहने के साथ सनकी ने अपना हाथ लहराया और एक चमचमाती छोटी चांदी की तलवार को अपने कपड़ों में वापस ले आया। बूढ़े ये कबीले के बुजुर्ग ने अपने सफेद जेड शासक को हटा दिया और उत्सुकता से कहा, इतने लंबे समय के बाद क्या पवित्र जहर संप्रदाय ने पहले ही खजाना हासिल कर लिया होगा? चिंता मत करो, बुजुर्ग शैतान ने शांति से आश्वस्त किया। अगर उन्होंने ऐसा किया भी, तो वे इसका तुरंत उपयोग नहीं कर सकते। हम इसे उनसे छीन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं हूं करने की योजना बनाएं। बड़े सिर वाला सनकी दिल खोलकर हंसा और फिर 7वीं मंजिल की ओर चला गया। बूढ़े ये कबीले के बुजुर्ग ने सिर हिलाया और शुष्क रूप से मुस्कुराया जब वह उनके पीछे चला गया। पलक झपकते ही तीनों ने पत्थर की सीढ़ियों से नीचे यात्रा की और 2 संरचनाओं के साथ एक पत्थर के कमरे में पहुंचे। उन्होंने एक काले और सफेद रंग की छोटी दूरी की टेलीपोर्टेशन संरचना देखी। वे तीनों उतने ही आश्चर्यचकित थे जितने पवित्र जहर संप्रदाय के बुजुर्ग थे। लेकिन जब बड़े शैतान ने अपनी नजर काले पर केंद्रित की, तो उसके चेहरे पर सुखद आश्चर्य की झलक उभर आई। बूढ़े आदमी ने बुदबुदाया, 2 टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन कैसे हो सकते हैं? कौन 8वीं मंजिल की ओर जाता है? चून की सफेद संरचना के हालिया उपयोग ने अवशेष आध्यात्मिक की हुई उतार चढ़ाव को पीछे छोड़ दिया था। उनकी नजर उसी पर केंद्रित थी। बुजुर्ग शैतान ने काली संरचना को देखा और अजीब स्वर में कहा, चुनने की कोई जरूरत नहीं है, इसका प्रयोग करें। वह एक लेकिन पवित्र जहर संप्रदाय के बुजुर्ग। जैसे ही बूढ़े व्यक्ति ने हस्तक्षेप करने के बारे में सोचा, बड़े शैतान ने बिना किसी हिचकिचाहट के अचानक अपनी आस्तीन लहरा दी। एक पल में उसमें से एक जेट काला शैतान हाथ निकला और बूढ़े आदमी के सिर को पकड़ लिया, इससे पहले कि उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ था। आह! बूढ़ा आदमी डर के मारे चिल्लाया। इससे पहले कि उसका सिर नष्ट हो जाता, उसके चारों ओर खून और दिमाग टूटे हुए तरबूज की तरह बिखर जाते। हालांकि यह उसके हमलों का अंत नहीं था। इसके बाद उसने काली काली शैतानी लपटों की एक धारा उगल दी,
जिससे जलने की आवाज आने से पहले ही उसके सिरविहीन शरीर को ढक दिया गया और उसे धुएं के धागों में बदल दिया गया। बूढ़े व्यक्ति का शरीर राख में बदल गया। आग की लपटों से एक सफेद नवजात आत्मा निकली। इसके पास एक सफेद जेड शासक था और इसके चेहरे पर भय था। सातवें चाचा, मुझे बचा लो। नवजात आत्मा ने बड़े सिर वाले सनकी को पुकारते हुए अपनी संपूर्ण आध्यात्मिक शक्ति को शासक में प्रवाहित कर दिया। उसमें घेरी काली लपटें तुरंत हिलने डुलने से रोक रही थीं। हालांकि एक अजीब दृश्य उत्पन्न हुआ। सनकी ने बिना किसी भाव के बूढ़े व्यक्ति की नवजात आत्मा को आग की लपटों के विरुद्ध कठिन संघर्ष करते हुए जांचा और जरा भी हिला नहीं। परिणाम स्वरूप नवजात आत्मा आग की लपटों द्वारा उसे खंडित करने से पहले केवल एक क्षण और सहन करने में सक्षम थी। बूढ़े आदमी की नवजात आत्मा की चीखें शैतान की आग में भस्म हो गईं। दुर्भाग्य से वह अंतिम क्षण तक अपनी मृत्यु से इनकार कर रहे थे और पूरी नाराजगी के साथ उनकी मृत्यु हो गई। आखिरकार सनकी ने शांति से थोड़ी झुंझलाहट के साथ कहा, अब क्यों? क्या आपने यह नहीं कहा कि आप बिल्कुल आखिरी स्तर पर आक्रमण करेंगे? बुजुर्ग शैतान ने सनकी पर एक नजर डाली और उत्तर दिया, मुझे मूल रूप से विश्वास था कि वह अंतिम मंजिल पर होगी, लेकिन मुझे पहले से ही उसकी आभा का एहसास हो गया था। बूढ़े आदमी की उपस्थिति अपमान होगी। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें उस पर खेद हो? एक पल की चुप्पी के बाद सनकी ने एक जटिल अभिव्यक्ति दी, एक अकेले जूनियर पर पछताने की क्या बात है? आह, साथी डाउवादी की सोच बहुत अच्छी है। जब तक हम पवित्र पूर्वज के अवतार को बचाने में सक्षम हैं, पूर्वज आपके शरीर में शैतानी कीवी डालने के लिए एक गुप्त तकनीक का उपयोग करेगा। आपकी योग्यता के साथ देवता परिवर्तन चरण तक पहुंचने की बहुत अधिक संभावना है। सनकी ने गुर्राया और उसकी निगाहें चमक उठी। अगर यह सच नहीं होता कि मेरे जीवन का अंत निकट आ रहा है, तो मैं तुम्हारे जैसे शैतान के लिए अपने वंश को धोखा नहीं दे रहा होता। बड़े शैतान ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और तिरस्कार पूर्वक कहा, शैतान, यदि जलसेक सफल रहा तो आप बाद में स्वयं हमारी पवित्र जाति के सदस्य बन जाएंगे। हमारे क्षेत्र में ऐसे कई इंसान हैं जो बदल गए हैं। झिझक की कोई जरूरत नहीं है। बहुत हो गई बकवास, चलो जल्दी करो। बेहतर होगा कि दुर्घटना का कोई मौका न दिया जाए। सनकी तब टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के अंदर खड़ा हो गया। बड़े शैतान ने हंसते हुए उसके बगल में प्रवेश किया। फिर एक झटके में दोनों बिना किसी निशान के गायब हो गए। जल्द ही वे एक समान संरचना में पहुंचे, लेकिन चमकती काली रोशनी और मंद परिवेश वाले क्षेत्र में थे। ये है। जब सनकी चक्कर से उबरा तो उसने हैरानी से इधर उधर देखा। साथ ही दाववादी को भी आसमान की ओर देखना चाहिए, बुजुर्ग शैतान ने उत्साहित स्वर में कहा। सनकी ने उसकी बात सुनकर तुरंत अपना सिर ऊपर उठाया और परिणामस्वरूप वह चौंक गया। उससे 300 मीटर ऊपर आध्यात्मिक प्रकाश से सघन रूप से चमकते हुए विभिन्न प्रतिबंध थे। ठीक बीच में कुछ मिलता जुलता था। वहां एक छोटा सा पहाड़ तैर रहा है। इसके चारों ओर मोटी काली जंजीरें लिपटी हुई थीं और ऊपर अनगिनत बंधन लगाए गए थे। पास ही पीले रंग की चमक वाले दर्पण थे, जो काले द्रव्यमान के चारों ओर एक विशाल जाल बना रहे थे। जब उस सनकी की नजर वहां एक काली आकृति पर पड़ी तो वह तेजी से हौंफने लगा। उसने 300 मीटर से अधिक लंबा 2 सिर वाला भेड़िया देखा। हालांकि उसका शरीर प्रतिबंधों से घिरा हुआ था, फिर भी उसके बालों से चांदी की रोशनी टिमटिमा रही थी, मानो वह चांदी हो। एकमात्र नश्वर व्यक्ति के लिए भेड़िया एक देवता प्रतीत होगा, लेकिन ये काफी अजीब था कि उसका एक सिर चांदी सफेद रंग का था, लेकिन दूसरा चमकदार काला था, जिसके चारों ओर धुंधली स्याही की परत थी और उसका बैंगनी सींग अहंकार पूर्वक उसके सिर के ऊपर रखा हुआ था। ऑडियो बुक्स 108, जहां हर शब्द आश्चर्य जगाता है। अब तक दोनों सिर पूरी तरह से निष्क्रिय थे, जैसे कि चिर निद्रा में हो। यह वह पवित्र पूर्वज अवतार है जिसका आपने उल्लेख किया है। हाँ, ये पवित्र पूर्वज युआनचा का अवतार है, जो पवित्र क्षेत्र में ताकत के मामले में शीर्ष 5 में से एक है। निस्संदेह ये पूर्वज का वास्तविक रूप नहीं है,
बल्कि आत्मा का एक टुकड़ा है जो आध्यात्मिक क्षेत्र के एक राक्षस भेड़िए के पास है। फिर भी वह सामान्य देवता परिवर्तन साधकों की क्षमताओं से कहीं अधिक है। जब तक आध्यात्मिक क्षेत्र से कोई हस्तक्षेप नहीं होता, तब तक वह नश्वर क्षेत्र में एक बेजोड़ अस्तित्व में रहेगी। बेशक यह उल्लेख करने योग्य है कि पवित्र पूर्वज युआनचा नश्वर क्षेत्र पर हमारे आक्रमण के 3 कमांडरों में से एक थे। पवित्र पूर्वज युआनचा, सनकी ने उसका नाम बुदबुदाया। बड़े शैतान ने अपना सिर सनकी की ओर घुमाया। एक पल के लिए मेरी रक्षा करो भाई, ये मैं पूर्वजों की आत्मा से संवाद करने के लिए एक तकनीक का उपयोग करूंगा। आगे बढ़ो। सनकी ने अपनी शंकाओं को त्याग दिया और आसानी से सहमत हो गया। बुजुर्ग शैतान उसकी प्रतिक्रिया से आश्वस्त हो गया और उसने तुरंत मंत्रमुग्ध मुद्रा में उसके हाथ पकड़ लिए। जैसे ही हल्की काली कीवी उसके शरीर से निकली और उसे घेर लिया। इसके तुरंत बाद एक धीमी दहाड़ सुनाई दी और एक 2 सिर वाली 4 भुजाओं वाली आकृति भीतर से प्रकट हुई। उसका शरीर 10 मीटर लंबा था और घातक कीवी की चौंकाने वाली मात्रा उत्सर्जित करता था, जो सनकी को कुछ कदम पीछे हटने के लिए पर्याप्त था। इसके तुरंत बाद बुजुर्ग शैतान ने एक उदास जादू चलाया और उसकी 4 तराजू वाली भुजाओं ने एक मंत्रमुग्ध इशारा किया, जिससे काली कीवी एक शैतान देवता की तरह उसके चारों ओर घूमने लगी। सनकी ने 2 सिर वाले भेड़िए पर अपनी नजर केंद्रित करने से पहले अपने आसपास के वातावरण को ध्यान से देखा। 1 कप चाय खत्म होने में समय लगने के बाद बुजुर्ग शैतान ने अपना जादू बंद कर दिया और काले लाल रक्तसार की एक गेंद उगल दी। उसी क्षण उसने अपनी भुजाएं उठाई और उसमें 4 काली जादुई मुहरें छोड़ दी। गायब होने से पहले रक्तसार ने कुछ अजीब पैटर्न का आकार ले लिया। कुछ ही देर में काले भेड़िए के सिर के सामने खून का पैटर्न अजीब तरह से बदल गया और सींग रोशनी से चमक उठा। फिर सिर की आंखों में हलचल होने लगी और धीरे धीरे चमकदार बैंगनी रोशनी दिखाई देने लगी। ऐसा लग रहा था मानो इसकी आंखों में 2 चमकते सितारे हों। उन दोनों को पता ही नहीं चला। इसी क्षण महल के अंदर पास की एक सीलबंद जगह में एक चांदी का बक्सा चमक उठा। ऐसा लग रहा था मानो जाग गया हो। इसके ऊपर एक आधा फुट लंबा पन्नाहरा शासक धीरे धीरे हवा में घूम रहा था। इससे एक आध्यात्मिक प्रकाश उत्सर्जित हुआ जिसने नीचे बॉक्स को ढक दिया। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।